व्हाट्स अप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और मुझे एक बार ऑडियो वीडियो ऑडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। सभी लोग जल्दी जल्दी बता देंगे ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया, ताकि हम इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत कर सके। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। चलो 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 चलो, यस परफेक्ट है सर, ऑल गुड है, क्या बात है, जबरदस्त है जी, जबरदस्त है जी, जबरदस्त है जी। चलो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या आपने कल रिवाइज किया? क्या घर पर आपने कल रिवाइज किया या नहीं किया? जल्दी से बोलो। हाँ सर, हमने घर पर पूरा पूरा रिवाइज किया है ना। जितना मैं आपको होमवर्क देते हुए चलूं, जितना मैं आपको रिवाइज करने के लिए बोलूं, बस आपको उतना करते हुए चलना है। आप खुद देखिएगा आपका क्या कमांड होगा लॉ के ऊपर। देखो, लॉ इन एक थेरी सब्जेक्ट है और थेरी का सबसे बड़ा दिक्कत होता है, ये बड़ा वॉलाटाइल नेचर का होता है। अगर अपन ने थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, ये दिमाग से उड़ जाएगा। तो वैसी चीजें ना होने के लिए बार बार रिवाइज करते रहना थोड़े थोड़े समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर हम लोग जब एग्जाम पास में आए ना तो हमें चीजें याद हो। नहीं तो ऐसा होगा कि एग्जाम से पहले हमें चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, ओके सर। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आज के हमारे नए टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कल हम लोगों ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखा था, जो कहता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन जिन्होंने एग्री किया टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, और वो भी कैसा बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कोई एक व्यक्ति कैरी करे या सारे व्यक्ति कैरी करे, ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करना जब लोग आपस में एग्री करते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है? उस चीज को पार्टनरशिप कहा जाता है। अब पार्टनरशिप के अंदर एक बात ध्यान रखना कि जो लोग पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं उन लोगों को इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाता है, कलेक्टिवली उनको फर्म कहा जाता है, और वो जिस नाम से जाने जाते हैं उन्हें फर्म नेम कहा जाता है। जैसे मैं एक पार्टनर हुआ, हम सारे के सारे अल्टीमेट सीए के एजुकेटर्स यहां पर फर्म हुए, और अल्टीमेट सीए जब हम लोग बोल रहे हैं तो इट इज अ फर्म नेम। ओके सर, अगला। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एलिमेंट्स, मतलब कौन सी ऐसे चीजें होती है जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप बनती है। सबसे पहला दोस्तों मैंने क्या कहा? सबसे पहला मैंने यहां पर कहा एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। देखो यार, अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है ना तो कम से कम आपको दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, और वो लोग ऐसे होने चाहिए जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, जो इन द आईज ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज होते हैं बच्चों। वही लोग क्या बन सकते हैं? वही लोग पार्टनर बन सकते हैं। किसके अंदर? पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सर, कंपनी पार्टनर बन सकती है? हाँ। एलएलपी पार्टनर बन सकती है? हाँ। इंडिविजुअल व्यक्ति पार्टनर बन सकता है? हाँ। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म जिसका एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है पार्टनर से, क्या वो पार्टनर बन सकता है क्या? तो देखो लिखा भी है, अ फर्म सिंस नॉट अ पर्सन, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, सिंस वो एक पर्सन नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। सर, वैसे तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स का अप्रूवल रहा ना तो माइनर को हम लोग एडमिट कर सकते हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर हमने कहा भी था सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब मैंने आपको इसके पीछे का रीजन भी बताया था कल कि क्यों हमने कंपनीज एक्ट की बात मानी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट अपने आप में कोई लिमिट नहीं देता, और पार्टनरशिप एक्ट अगर खुद से कोई लिमिट नहीं देता तो दूसरा कोई भी एक्ट जो मेरी लिमिट बताता होगा, इस एक्ट की लिमिट बताता होगा, मैं उसकी सुन लूंगा क्या? हाँ सर, सुन लूंगा। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर अगर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बोल रहा हूं मैं, यहां पर एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पर ऐसा होता कि पार्टनरशिप एक्ट बोलता कि मिनिमम मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं पार्टनर, और यहां पर कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो आप किसकी सुनते? भैया, पहली प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट को, और फिर उसके बाद आप प्रायोरिटी, उसके बाद आप दोगे किसको? कंपनीज एक्ट को। इसका मतलब आप सुनोगे किसका? पार्टनरशिप एक्ट का सुनोगे। ठीक है, ओके सर, आ जाओ अगला। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीमेंट होता है सर यहां पर। सर, पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट के थ्रू आता है। ये एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एग्रीमेंट हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है पार्टनरशिप, बिजनेस पर्सपेक्टिव व्यू से आता है। बिजनेस के अंदर ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सारी चीजें बिजनेस के अंदर आती है। यहां पर इंटेंशन होता है यहां पर गेन को एक्वायर करने का। हो सकता है टेम्पररी आप लॉसेस कर रहे होंगे, बट दैट डजंट मैटर। लॉन्ग टर्म में आपका इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाने का, तो उस चीज को कहा जाता है बिजनेस। ओके, अगला।
एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। सर एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स है ना वो यहां पर एग्री करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। देखो प्रॉफिट्स को हर एक पार्टनर्स को शेयर करना पड़ेगा पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन लॉस आप वन और मोर पार्टनर्स के साथ शेयर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है वन और मोर पार्टनर्स के ऊपर, वो एक दूसरे के ऊपर ओपन रहते हैं कि भैया उनको करना है या नहीं करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर सर मैंने कोई भी लॉस शेयरिंग रेशियो अलग से डिसाइड नहीं किया हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही मेरा क्या बन जाता है, लॉस शेयरिंग रेशियो बन जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों पार्टनरशिप लॉ का, जो कहता है यहां पर देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी का बिटवीन द पार्टनर्स, जहां पर एक्ट ऑफ वन पार्टनर मतलब जो कांड मैंने किया हो, जो कर्म मैंने किया हो, उस कर्मों से बाकी पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्या? हाँ सर हो जाते हैं। उस केस में जो पार्टनर एक्ट कर रहा है वो एजेंट बनता है, और जो बाकी पार्टनर्स जो लायबल होने वाले मेरे एक्ट से वो प्रिंसिपल होते हैं। पर अगर सर यहां पर ऐसा हुआ कि एमबी सर ने कोई डिसीजन लिया जिससे मैं बाउंड हो रहा हूं, तो एमबी सर एजेंट होंगे और मैं क्या रहूंगा बच्चों, मैं यहां पर प्रिंसिपल रहूंगा। मतलब हर एक पार्टनर कभी वो प्रिंसिपल होता है, कभी वो एजेंट होता है, बराबर। तो सर एज ए एजेंट वो बाकी पार्टनर्स को बाउंड कर सकता है, और एज अ प्रिंसिपल बाकी पार्टनर्स के एक्ट से वो खुद बाउंड हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने क्या किया था, ऐसा हम लोगों ने यहां पर किया था। क्या आपको बात एब्सोल्युटली क्लियर है? हाँ बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर सारे के सारे लोग जल्दी से बता देंगे मेरे को, तो मैं आगे बढ़ू फिर आज के हमारे नए टॉपिक के लिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? यस बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम आगे बढ़े? चलो दोस्तों, सर अपडेटेड बुक कैसे ऑर्डर करें? अपडेटेड बुक मतलब मैं समझा नहीं, मुझे नहीं पता। एमवी सर, तो वो तो आपको एमवी सर से पूछना पड़ेगा ना, मुझसे कैसे पूछ रहे हो आप? ये क्या बात हो गई भाई? मेरी किताबों के बारे में एमवी सर से पूछोगे, एमवी सर की किताबों में मेरे बारे में। भाई रिस्पेक्टिव फैकल्टी से रिस्पेक्टिव डाउट पूछने का है ना। अगर आपको मुझसे डाउट है तो आप किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे। पर अगर आपको डाउट ही एमवी सर से, तो एमवी सर से पूछो ना। गेल सप्पू कैसी बातें कर रहे हो? चलो आओ फालतू टाइम पास करते हैं, आओ। चलो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे अगले अगले बहुत ही प्यारे टॉपिक की ओर, और जो कौन सा है हमारा, जो है यहाँ पर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या है बोलो जल्दी से? सेक्शन नंबर 6। क्या कहा मैंने? बोलो सेक्शन नंबर 6, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जानवी सिंह का कहना है सर आपने लॉ की टोटल कितनी बुक्स है? जानवी आपने, मैंने आपको कहा था कल ओरिएंटेशन सेशन देखना, आपने नहीं देखा ना। किन किन लोगों ने कल ओरिएंटेशन सेशन देखा जो मैंने कहा था क्लास के अंदर? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, यस लिखो या मैंने, ऐसा लिखो यहाँ पर जल्दी से। किन किन लोगों ने ओरिएंटेशन कल का सेशन देखा? फटाक से बताओ मुझे जल्दी से। मैंने आपके ग्रुप पे भी भेजा था, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, है ना। देखे थे आप लोगों ने? बुलबुल ने देखा था। बुलबुल आपको डाउट्स क्लियर हुए उसके अंदर? मैंने बहुत सारी चीजें बताया, किताब कितनी मेंटेन, कितनी किताबें मैं भेजूंगा, फिर इसके अलावा नोटबुक कितनी बनानी है, टेस्ट कैसे होंगी, कहां पर दिखेगा। क्या आपने ये सारी चीजें देखे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपने सारी चीजें देखे? क्या उसमें आपको देख के समझ में आया पूरी बातें? एग्जैक्टली इसलिए जानवी मैंने कहा था कि एक बार वो सेशन देखना। पर कोई दिक्कत नहीं, 4 किताबें अपनी होती है बच्चों, जिसके अंदर 2 मेरी रेगुलर मॉड्यूल है, एक चार्ट बुक है और एक क्वेश्चन बैंक है। जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखा है प्लीज आज वो देख लेना। कौन सा सेशन? इंट्रोडक्शन सेशन, ओरिएंटेशन सेशन उसका नाम है बच्चों। इसी चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन में अवेलेबल है, या आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे, जो पेड बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर चेक करोगे तो कल मैंने लिंक भेजा था। एक बार 2x पे भगा भगा के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हूं मैंने आपको, ठीक है ना। पक्का देख लेना एक बार, ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? सुनो 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 दोस्तों, ध्यान दो यहां पर। अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? मैं बात कर रहा हूं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट का मतलब क्या होगा, खुद सोच के देखो। ट्रू टेस्ट का मतलब होता है कि अगर मुझे देखना है पार्टनरशिप है या नहीं है दो लोगों के बीच में, तो ये तीन बच्चों आंख के दरिया है। अगर कोई व्यक्ति इन 3 आंख के दरियों को पार कर जाता है तो समझ जाना बात को, उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। क्या कहा मैंने? बोलो, उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके सर। हाँ तो देखो, कभी मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि कुछ कुछ जो वही इंट्रोडक्शन सेशन में ही ना बेटा, मैंने ये कहा कि एक बार बता देता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं, पर इसके बाद फिर कोई पूछना मत किताब विताब का, मैं फिर पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। एक मिनट सुन लो अभी मेरी बात। देखो क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं हम लोगों के पास, तो ऐसे केस में कभी कभार कोई बुक्स का स्टॉक कम हो जाता है।
तो उस केस के अंदर जितनी किताबें होती है वो जल्दी से आपको डिस्पैच हो जाती है। फिर सेकेंड लॉट के अंदर जितनी भी बची हुई किताबें हैं जब वो प्रिंटर वाले से मिल जाती है वो वापस डिस्पैच हो जाती है, बराबर ना। सबका पर्पस एक ही है कि जल्द से जल्द आपको किताबें मिले, एटलीस्ट जितनी अवेलेबल है उतनी मिले, कम से कम आपकी पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए, बराबर ना। बस इस पर्पस के लिए। तो मान लो अगर किसी को पार्ट किताबें मिली है तो दूसरे लॉट में आपको बाकी सारी किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो रेगुलर लेक्चर, अब जिन्होंने अभी अभी बैच को एनरोल किया उनको तो क्वेश्चन बैंक अपडेटेड ही मिलने वाला है, पर जो लोग यहाँ पर जिन्होंने 16 मार्च को ज्वाइन किया था पुराने, उनमें से कुछ कुछ बच्चों को हम लोग एक और क्वेश्चन बैंक भिजवा रहे हैं। सर 2-2 क्वेश्चन बैंक, मतलब उन लोगों के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो क्या, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो? अरे नहीं भाई, क्या हो गया था कि वो जो एक क्वेश्चन बैंक मैंने पहले भिजवाया था ना, वो एक्चुअली पुरानी प्रिंटर वाले ने पुराना एडिशन उसको प्रिंट मार दिया था, तो गलती से वो किताब चले गई। दोनों का कवर सेम था, तो बेचारे एम्प्लॉयज को भी पता कैसे चलेगा ना, अंदर का माल अलग है करके, बाहर का पैकेजिंग सेम है। तो जब मुझे पता चला तो मैंने प्रिंटर वाले को बोला, तो प्रिंटर वाले ने नई किताब भेजी और वो हम अब दोबारा से डिस्पैच करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा भी यहाँ पर चीजें हो रही है, ठीक है। तो अब टेंशन मत लेना, अगर किसी को एक ही बार में अपडेटेड मिली है तो किस्सा ही खत्म। कुछ कुछ बच्चों को, जैसे मान लो अगर मैं बताऊं तो 20-25 ऐसे बच्चे हैं ना जिनको पुरानी किताबें चली गई थी, तो उस चक्कर में फिर उनको अपडेटेड मिल रही है। बाकी मैक्सिमम लोगों को 75% लोगों को अपडेटेड ही मिली है पहले से। ओके ओके सर, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर। सर मैंने आपकी बैच ली है, अरे ये कैसे हो सकता है भाई? राहुल मुझे एक बार टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करोगे, एक बार प्लीज टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करोगे मेरे को, है ना। किसी को भी मैं आज आपको अपने टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको जितने भी कुछ भी अगर किसी को तकलीफ होती है लॉ से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। चलो और ध्यान दो। चलो दोस्तों ध्यान देना, मैं राहुल मैसेज डाल दिया मैंने अपने टीम को, आपको कांटेक्ट करेंगे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ पढ़ाने के ऊपर। बहुत हुआ, बस बहुत ज्यादा हुआ। चलो आओ दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर। आज हमारा आने वाला है कौन सा? आज हमारा आने वाला है यहाँ पर डे 2, ठीक है। ओके सुनो सर, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि अगर आपको देखना है दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आपको ये 3 कंडीशंस को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? आपको 3 कंडीशंस को, ये 3 कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो बिल्कुल वैलिड है, अदरवाइज वैलिड या अदरवाइज सही है क्या पार्टनरशिप? नहीं सर अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। सर कौन सी कंडीशन है? तो देखो 3 कंडीशन। सबसे पहला, लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सर यहां पर देके रखिए कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, प्रॉफिट्स आपस में शेयर होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। और तीसरी कंडीशन होता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी की। सर ये जो तीनों पॉइंट है ना, हमने कहीं तो भी पढ़े हुए हैं। अरे कहीं तो भी क्या, कल ही तो पढ़े हुए हमने। जो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप है, उन एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये 3 जो टॉपिक्स है ना, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। किस बात का? कि सर एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट यहां पर ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट यहां पर रिटर्न भी हो सकता है, पर एक चीज ध्यान रखना, एग्रीमेंट वाया स्टेटस नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आज मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, लॉसेस का पता नहीं। हाँ लेकिन लॉस शेयरिंग रेशियो अलग से नहीं है तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है। याद आ रहा है क्या आपको? अभी तो रिवाइज किया। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? ये वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है और दूसरा पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है। मतलब हर एक पार्टनर कभी वो प्रिंसिपल होता है, कभी वो एजेंट होता है। याद आ रहा है क्या कुछ बातें? तो ऐसे केस के अंदर ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये इन्होंने एज इट इज उधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। बोले यही हमारे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कि अगर आपको देखना है कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तो उस केस में इन 3 चीजों को पहले चेक कर लेना। अगर ये 3 चीजों में टिक टिक आया तो 99% चांसेस है कि वो क्या रहने वाली है? पार्टनरशिप रहने वाली है। क्या रहने वाली है बोलो बच्चों? पार्टनरशिप रहने वाली है। अब इसमें कमाल की बात क्या है समझना, इसमें मजे की बात क्या है ये समझना। सर इनका कहना है कि जो एग्रीमेंट है ना, ये जो एग्रीमेंट है, इनका कहना है कि सर पार्टनरशिप है ना एग्रीमेंट से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए बोलो? पार्टनरशिप जो है ना वो एग्रीमेंट से बनना चाहिए। सर जो पार्टनरशिप है ना वो बाय स्टेटस नहीं बने। क्या कहा मैंने? बोलो बाय स्टेटस नहीं बने।
सर ये बाय स्टेटस का मतलब क्या होता है? आइए एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं बाय स्टेटस का क्या मतलब होता है। देखो दोस्तों, सन्ना 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 कहाँ चले गया भाई ये? अरे छोड़ो, हम लोग यहां पर, हाँ देखो सर दोस्तों, एक फैमिली है, एक फैमिली है, ठीक है ना। इन फैमिली का रन बिजनेस है जिसे बोला जाता है HUF। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? HUF। कुछ बच्चों ने 11th 12th में HUF के कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट याद आने वाला है यहाँ पर। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़े होंगे, घबराना मत कि अरे सर हमने तो HUF पढ़े नहीं, तो जीवन में हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या? भाई कुछ मिस नहीं कर रहे। आगे मैं आपको देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप का डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में कवर करने वाला हूं HUF का, ठीक है। ओके, अभी के लिए इधर आ जाओ। फैमिली रन बिजनेस है, जैसे मान लो इस फैमिली में ABCDE 5 लोग हैं बच्चों जो इस बिजनेस को चला रहे हैं। अब होता क्या है, इस फैमिली में एक और व्यक्ति बॉर्न होता है जिसका नाम क्या है बच्चों? F। क्या नाम है बोलो? F। तो मैं बताऊं, जैसे ही ये व्यक्ति बॉर्न होता है ना, बाय डिफॉल्ट F क्या बन जाता है? इस HUF का पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो जल्दी से? F जो है ना वो इस HUF का पार्ट बन जाता है। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बर्थ लेते बराबर, बर्थ लेना मतलब ये एक प्रकार का स्टेटस है, स्टेटस सिंबल, कि अगर इस फैमिली में कोई भी बॉर्न हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो फैमिली बिजनेस में क्या बन जाएगा? वन ऑफ द शेयर होल्डिंग जैसा या वन ऑफ द पार्टनर जैसा बन जाएगा। नॉट एग्जैक्टली पार्टनर, बट उसे हम लोग कहते हैं यहां पर को पार्टनर। क्या बोला जाता है यहां पर? पार्टनर की जगह शब्द यूज होता है को पार्टनर, तो वो को पार्टनर बन जाएगा। इसका मतलब इसको भी फैमिली बिजनेस में क्या मिलने वाला है? शेयरिंग मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बोलो? परसेंटेज शेयरिंग मिलने वाला है। तो बेसिकली ये क्या हुआ बच्चों? ये आउट ऑफ स्टेटस हुआ। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है जब मैं और आप मिलके डिसाइड करते कि आप पार्टनर बनना, अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो अल्टीमेट सीए में, तो आपको 1 करोड़ रुपए का कैपिटल लाना पड़ेगा। पर फैमिली बिजनेस में अगर अल्टीमेट सीए HUF होता ना, तो इस केस के अंदर मान लो जिस भी व्यक्ति को कोई बच्चा बॉर्न हो हमारे पार्टनर को पार्टनर में से, वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अल्टीमेट सीए में क्या बन जाएगा? को पार्टनर बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या मैं जो कह रहा हूं आपको? है ना? यस। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर यह कहा आप लोगों के साथ कि सर जो पार्टनरशिप है ना, ये एग्रीमेंट के थ्रू आती है। ये क्या बाय स्टेटस आती है क्या? नहीं सर, ये वाया स्टेटस नहीं आती। क्या कहा मैंने बोलो? ये वाया स्टेटस नहीं आती। यहां पर दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेंगे, चाहे ओरल करे चाहे रिटर्न करे, इट डजंट मैटर टू अस, इट डजंट मैटर टू अस। तो उस केस के अंदर हम लोग बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप कम्स वाया एग्रीमेंट। कम ऑन एवरीवन, पार्टनरशिप आती है किससे? एग्रीमेंट से। देखो जरा कहा गया, पहला एग्रीमेंट, इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। यहां पर चाहे तो आगे लिख के रख दो एज इन केस ऑफ HUF। क्या कहेंगे हम लोग बोलो? एज इन केस ऑफ HUF। बस इतना ही लिखने की जरूरत है, बाकी ऐसे चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये लंबा चौड़ा एग्जाम्पल देंगे, हस्बैंड वाइफ बच्चा पैदा हुआ तो HUF का, अरे भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है वो सब। सिर्फ आपको इतना कोर कट टू कट लिखते हुए चलना। एक बात ध्यान रखना, अब 12वीं के तरह इस फाउंडेशन में मत लिखना। 12वीं में क्या होता था, मान लो आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको पूछा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, तो आप पहले डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद और कुछ तो भी इधर उधर अदरक लहसुन लिखेंगे, और फिर आप आखिरी में आते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के ऊपर। अब आप बोलोगे मजा आ गया, 6 नंबर तो अपने को आउट ऑफ मिल ही जाएंगे करके। भाई ऐसा फाउंडेशन में मत करना। फाउंडेशन में आपको अगर पूछा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो चुपचाप वो 3 पॉइंट लिख के आना। ट्रू टेस्ट पूछा, आप लिख रहे व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप की डेफिनेशन, फिर आप लिख रहे एक काम करता हूं चलो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी रॉन्ग डालता हूं, फिर उसके बाद आप पहुंच रहे हो ट्रू टेस्ट के ऊपर। भाई ऐसे मत करना, समय निकल जाएगा, और समय निकल गया तो मार्क्स निकल गए, क्योंकि क्वेश्चन छूटेंगे आपके। क्या कहा मैंने बोलो? क्वेश्चन छूटेंगे आपके। समझ रहा है आपको बातें? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कट टू कट अपने को एकदम
स्पेसिफिक चीजें लिखना है। कैसे लिखना है ये तो मैं आपको भी क्लास में बताऊंगा, बट द थिंग इज, इस बात को ध्यान रखना कि जो टॉपिक पूछा है उसी टॉपिक को अपने को लिखते हुए चलना है। क्या है दूसरा पॉइंट दोस्तों? अब हम लोग बात करेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स को डायरेक्टली पढ़ा देता हूं, देखो क्या, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक अ पर्सन पार्टनर्स। जैसे कि अपन ने कल देखा भी था कि कल दो लोग को ओनर थे बच्चों एक प्रॉपर्टी के, उन्होंने उसको किराए से दिया था, 15-15 हजार रुपए दोनों ने रखा। इसका यह मतलब नहीं होता कि वो पार्टनर बन जाते करके, मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने से, जस्ट बिकॉज दो लोग आपस में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे, दैट डजंट मीन कि वो लोग क्या बन चुके हैं, वो लोग पार्टनर बन चुके हैं। क्या बन चुके बोलो बच्चों? वो लोग पार्टनर बन चुके हैं। मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? कंक्लूसिव का मतलब होता है फाइनल एविडेंस। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? फाइनल एविडेंस। अब मैं आपको इस चीज का बताता हूं, सुनो सुनो सुनो, बात को ध्यान देना यहां पर, एकदम क्रेजी सुनो। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है ना, ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। क्या है बोलो? प्राइमा फेसी। ये कंक्लूसिव है क्या? नहीं सर, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। क्या कहा मैंने बोलो? ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अब सवाल बनता है सर कि ये प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय प्राइमा फेसी? कंक्लूसिव तो आपने बोल दिया, फाइनल। तो देखो, मैं एक शायरी सुनाऊंगा आपको, पहले शायरी सुनाऊंगा, आप करना इरशाद वाह वाह करना, और फिर उसके बाद मैं आपको मतलब समझाऊंगा। ठीक है? देखो, दूर से देखा, क्या कहा मैंने बोलो? दूर से देखा, दूर से देखा, दूर से देखा तो भैंस दुम हिला रही थी। क्या कहा मैंने बोलो? दूर से देखा तो भैंस दुम हिला रही थी। पास जाके देखा तो लड़की बाल बना रही थी। अब अरे यार, अब सवाल ये बनता है कि सर इस केस के अंदर इसका और प्राइमा फेसी का क्या लेना देना? तो जब दूर से देखा तो क्या था? दूर से देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी, तो वो है दोस्तों क्या? प्राइमा फेसी। पर पास जाके जब आपने देखा कि एक्चुअल में क्या है, वो है कंक्लूसिव। मतलब प्राइमा फेसी आपको फाइनल चीजें नहीं बताता, प्राइमा फेसी आपको सिर्फ हिंट देता है। क्या देता है बोलो बच्चों? सिर्फ हिंट देता है। जैसे अपना ये अजय है बेटा, ये अजय को है ना बेटा, अजय का बड़ा मैसेज आते रहता है, ठीक है ना, दिन रात सुबह शाम अजय मैसेज करते रहती, क्या कर रहे हो, क्या खाना खाया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, कहाँ गए, कितना पढ़ा, सब कुछ एकदम ऐसा है ना, सब कुछ एकदम ऐसा अजय को। तो अजय को वो प्राइमा फेसी हिंट दे रही है, पर जब तक वो नहीं पूछती अजय से विल यू मैरी मी, तब तक मुझे बताइए क्या अजय कंक्लूसिव एविडेंस मान सकता है क्या? नहीं सर, नहीं मान सकता है। दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एकदम क्रेजी वाले। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? ये केवल और केवल क्या दे रहे बच्चों? ये केवल और केवल इंडिकेशंस दे रहे हैं। क्या दे रहे बोलो? ये केवल और केवल इंडिकेशन दे रहे हैं, पर असली कंक्लूजन के ऊपर कौन पहुंचाता है? असली कंक्लूजन के ऊपर ये पहुंचाता है कंक्लूसिव एविडेंस। तो जस्ट बिकॉज दो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दे आर द पार्टनर्स। इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। आपको कंक्लूसिव एविडेंस के लिए म्यूचुअल एजेंसी को देखना पड़ेगा कि क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, क्या ले सकता है, तो उस केस के अंदर फिर वो पार्टनरशिप बनेगी, फिर वो पार्टनरशिप बनेगी। समझ में आ रहा है क्या? है ना? यस, ओके। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा? मैंने यहां पर कहा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या है? सिर्फ एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। जस्ट बिकॉज दो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दे बिकम अ पार्टनर। उसके लिए बाकी चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, अगला, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स सच एज रिटर्न, verbal, real intention, conduct of parties and other surrounding circumstances are to be considered while deciding relationship between the parties for existence of partnership। इसका मतलब बोल के रखा है सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टनर नहीं बन जाते। आपको बाकी चीजें भी देखना है यहां पर कि पार्टनर्स का रियल इंटेंशन क्या है, कि सही में उनका इंटेंशन है पार्टनर्स बनने का या पार्टनरशिप में एंटर करने का। क्या सही में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं? इसे सर्कमस्टांसेस कहा जाता है कि आसपास क्या चल रहा है करके। क्या कोई इनके बीच में एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट से क्या कंक्लूजन के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को आपको देखना पड़ता है
कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने के लिए कि पार्टनर है या नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो, पार्टनर है या नहीं है, उस चीज के ऊपर पहुंचने के लिए आपको सारे सराउंडिंग फैक्ट्स को देखते हुए चलना पड़ता है। मैं आपको, अब आप बोलो सर कुछ एग्जांपल दे दो करके तो हमको मजा आ जाए। चलो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, वैसे तो ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कल ही अपन ने देखा था, पर अभी हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहां पर क्या सर, पहला एग्जाम्पल मेरा है ना बच्चों, एक बिजनेस है। क्या कहा मैंने, बोलो, मेरा है ना एक बिजनेस है। मैंने एक एजेंट को हायर किया है। एजेंट का नाम क्या है, एजेंट का नाम है सल्लू। क्या नाम है, बोलो बच्चों, सल्लू। अब होता क्या है, सल्लू जितना भी सेल करता है ना, उस सेल के ऊपर 10% कमीशन मिलता है सल्लू को। क्या मिलता है, बोलो बच्चों, कमीशन मिलता है सल्लू। मुझे एक बात बताइए, यहां पर सल्लू प्रॉफिट्स को शेयर कर रहा है क्या? हाँ सर कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आईजी सर और सल्लू आपस में क्या है बच्चों, आईजी सर और सल्लू आपस में पार्टनर्स हैं? क्या मैं ऐसा हाँ या ना में, जल्दी से मेरे को जवाब दे दो, जल्दी से मेरे को जवाब दे दो, हाँ या ना, ना या हाँ, हाँ या ना, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बोलेंगे मेरे को। क्या हम दोनों एक दूसरे को पार्टनर बोल सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं सर, ऑब्वियस सी बात है सर, नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर यहां पर जो सल्लू है ना, वो एजेंट तो बोलने के लिए, पर एक प्रकार से वो आपका सर्वेंट जैसा ही हो गया है। जो आप जितना उसको बोलोगे वो उतना ही आगे पावर एक्सरसाइज कर सकता है। पार्टनर पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं आते जनरली। मैंने अगर पार्टनर, सुनो ना, मैंने सल्लू को बोला तुम सिर्फ सेल कर सकते हो, तो सिर्फ सेल कर सकता है, ना बाय कर पाएगा, ना कंसाइन कर पाएगा, ना प्लेज कर पाएगा। बाकी मतलब इन शॉर्ट बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकता है वो। बट पार्टनर के केस में पार्टनर डिसीजन कोई भी ले सकता है जो बिजनेस के फेवर में बढ़िया हो। क्या हो बोलो बच्चों, जो बिजनेस के फेवर में बढ़िया हो, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो इस सिचुएशन में जस्ट बिकॉज मैं किसी एजेंट को या किसी सर्वेंट को रेम्यूनरेशन या कमीशन दे रहा हूं, दैट डजंट मीन कि वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा पार्टनर बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो बच्चों, वो मेरा पार्टनर बन जाता है। क्या आपको बात समझ आई? जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर, ओके सर। आ जाओ यहां पर, ध्यान देना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखो, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है बच्चों। अब होता क्या है कि ये जो डी है ना, इस डी की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो, इस डी की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद जो डी की वाइफ होती है ना, हमने सोचा है कि हम हमारे पार्टनरशिप से है ना वाइफ को क्या भिजवाएंगे, हर साल एन्यूटी भिजवाएंगे। एन्यूटी का मतलब होता है फिक्स्ड सम पेबल एट अ रेगुलर इंटरवल। जैसे महीने का 5,000 भिजवाना या साल भर का 50,000 भिजवाना, इसे एन्यूटी बोलूंगा मैं। हर साल 50,000 भिजवाएंगे। अब सवाल बनता है कि ये जो एन्यूटी मिलेंगी ये तो प्रॉफिट्स में से ही मिलने वाली है, तो एक प्रकार से प्रॉफिट्स वाइफ के साथ शेयर हो रहे हैं। तो क्या मैं वाइफ को पार्टनर बोल सकता हूं क्या इस फर्म का? हाँ, या वाइफ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। क्या वाइफ को मैं पार्टनर बोल सकता हूं क्या फर्म के अंदर? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दे दो, क्लियर क्लियर जवाब दे दो जल्दी से। सर इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में, क्योंकि वाइफ जो है वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में डिसीजन थोड़ी ले सकती है। मतलब वाइफ कल चल के कोई भी आउटसाइडर के साथ डील करती है तो उसके लिए पार्टनर्स लायबल होने वाले हैं क्या? नहीं सर, उसके लिए पार्टनर्स लायबल नहीं होने वाले हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, पार्टनर्स लायबल नहीं होने वाले हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी कल मैंने आप लोगों को कॉमन प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल दे दिया था कि दो लोग मिलके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे और रेंट आता है और आधा आधा बांटते, दैट डजंट मीन कि वो आपस में क्या बन जाए, वो आपस में पार्टनर बन जाए। पर वही अगर कोई बिजनेस है जिसको दो लोग मिलके चला रहे, एक 60% प्रॉफिट रख रहा है, एक 40% रख रहा है, और उस केस के अंदर वो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हमको किसकी ओर लेके जा रहे हैं? सर ये सारे सर्कमस्टांसेस हमको पार्टनरशिप की ओर लेके जा रहे हैं। कहां पर लेके जा रहे हैं बोलो बच्चों? पार्टनरशिप की ओर लेके जा रहे हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर, ठीक है, ओके। सर क्या वाइफ के नाम पर पार्टनर लोन ले सकता है? हाँ ले सकता है ना, वो पर्सनल इसमें लोन ले सकता है, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी में नहीं ले सकता। चलिए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, सुनो ना, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये जितना भी हम लोग सोच रहे हैं, ये जितना भी हम लोग सोच रहे हैं, आप जरा ये ध्यान देना कि सर अगर पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना हुआ है,
क्या बना हुआ है बोलो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, रिटर्न फॉर्म में बना है या रिकॉर्डेड कोई भी फॉर्म में बना हुआ है, ओरल है पर वो रिकॉर्डेड है, मान लो वीडियो बना के रख लिया हमने एग्रीमेंट का, तो ऐसे केस के अंदर तो हमें कोई डिफिकल्टी आने ही नहीं वाली है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, वो तो क्लियर कट अपने को पता चल जाएगा ना। ये सारे सर्कमस्टांसेस ऊपर के कब आ रहे हैं बच्चों, जब कुछ लोगों के बीच में एक्सप्रेस कोई भी बात नहीं है, पर जो आजू बाजू के सिचुएशन है जिसे सर्कमस्टांसेस कहा जाता है ना, वो सर्कमस्टांसेस से ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप है। अरे बाप रे, मतलब सर मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी डिफिकल्टी, सर ये देखना वो देखना वो सारी चीजें देखना, ये कब आने वाली है, ये तब आने वाली है ना बच्चों जब आपस में कोई बातें इन्होंने क्लियर नहीं रखी है, अनक्लियर बातें हैं, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, एक्सप्रेस वाला, इंप्लाइड वाला तो होता ही है अगर पार्टनरशिप बनाना है तो, बट एक्सप्रेस वाला कोई एग्रीमेंट नहीं अगर कोई एग्रीमेंट एक्सप्रेसली बनाया गया, किस्सा खत्म, किस्सा खत्म, क्योंकि एग्रीमेंट ने बोल दिया पार्टनर है, खत्म हो गई ना बात है। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जब कुछ लोगों के बीच में पार्टनरशिप है पर उसका कोई एग्जिस्टिंग प्रूफ नहीं है, कोई एक्सप्रेस प्रूफ नहीं है, तो वहां पर हमको ये सारी चीजें सोचना पड़ता है, अरे भैया एग्रीमेंट है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग है क्या, म्यूचुअल एजेंसी है क्या, वो सारी बातें। गॉट इट एवरीवन? ओके, अब देखो तो ये लाइन है वही बोली जा रही है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स, जो रिटर्न है, वर्बल है, रियल इंटेंशन क्या है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज कैसा है और बाकी सर्कमस्टांसेस कैसा है, उसको कंसीडर करना पड़ता है हमको, और उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है। डिसाइड का मतलब होता है एसर्टेन करना पड़ता है कि भैया एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप है या नहीं है, ऐसा यहां पर बोला गया है सेकेंड पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट सबसे सिंपल और वो है एजेंसी, जैसे म्यूचुअल एजेंसी भी कहा जाता है कि हर एक पार्टनर जो बिजनेस को कैरी कर रहा है वो प्रिंसिपल होता है और वो एजेंट होता है दूसरे पार्टनर्स का। तो अगर कोई पार्टनर एक्ट का मतलब होता है एक्शन, क्या होता है बोलो जल्दी से, एक्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। तो अगर कोई पार्टनर एक्शन करता है मतलब कोई भी चीज यहां पर करता है, तो ऐसे केस के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, तो वो बाइंड करता है किसको, सारे के सारे पार्टनर्स को। किसको बाउंड करता है बोलो बच्चों, वो बाकी सारे पार्टनर्स को बाउंड करते हुए यहां पर चलता है। ये बोला गया है किसके अंदर, ये बोला गया एजेंसी के अंदर। सेम रिपीटेड पॉइंट है एज इट इज, अपने को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं क्या, ये जो 3 पॉइंट है आपको बस ये पता होना चाहिए कि ट्रू टेस्ट में 3 पॉइंट कौन से। एक तो म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है, अपने को पता है, और प्राइमा फेसी भी आपको याद रहेगा। आपको जो याद नहीं रहेगा ना वो एग्रीमेंट रहने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको एग्रीमेंट को याद रख लेना है, बाकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और एजेंसी आपको आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि ट्रू टेस्ट में क्या आ रहा है तो आप बोलो आस। ट्रू टेस्ट कैसे पता चलेंगे, आज से। आज से मतलब क्या, एग्रीमेंट, एजेंसी और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बराबर है। ओके, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि सुनना, ये जितने भी तीनों पॉइंट है ना, अगर आप एज इट इज ये ऊपर वाले पॉइंट्स को छाप दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर का जो क्रक्स है, अंदर का जो मसाला है वो सेम है दोनों का। क्या कहा मैंने, बोलो, वो सेम है दोनों का। तो आपको एज सच इसको अलग से ध्यान रखने की जरूरत है क्या, नहीं। ट्रू टेस्ट पूछा तो मैं 3 पॉइंट लिखूंगा, एलिमेंट्स पूछा तो मैं 5 पॉइंट लिखूंगा। बातें अंदर का जो कंटेंट है ना, जो मसाला है ना, वो सेम है। क्या है बोलो जल्दी से मुझे, वो सेम है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, अब देखो क्या, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान देना। देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो लॉ है ना वो 3 सोर्सेस से आते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो। इंडिया के अंदर जो लॉ है ना वो 3 सोर्सेस से आते हैं। सबसे पहला एक्ट के थ्रू आते हैं। अब एक्ट कैसे आता है, तो एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू सेट किया जाता है। जैसे जिन गवर्नमेंट को, जिन सरकारों को हम चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में वो एमपीज एमएलएज बैठते हैं और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि सोसाइटी में किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके ऊपर क्या लाएंगे, कुछ रूल एंड सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस लाएंगे जो लोगों को फॉलो करना होगा। हम नेता है, हम तो उसको फॉलो नहीं करेंगे, आई मीन सॉरी, तो सारे इंडिया के लोगों को उसे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये तो एक्ट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नमेंट को बनाने की। तो पहला हुआ एक्ट, जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये सारे जितने भी एक्ट है ना, ये क्या बताते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं दैट वी नीड टू फॉलो। हम लोग क्यों ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट में देके रखा है कि अगर फॉलो नहीं करेंगे ना तो मामू पकड़ के फाइन ले लेंगे आपसे।
दूसरा दूसरा कस्टम्स। क्या होता है बोलो बच्चों? कस्टम्स। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशंस। क्या होता है बोलो बच्चों? ट्रेडिशंस, चाल चलन। जैसे अगर मैं बताऊं तो नॉर्मली दिवाली के ऊपर बोनस दिया जाता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में। पर अगर आप कैलकाटा या वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे तो वहां पर जो बोनस बांटा जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो बांटा जाता है दुर्गा पूजा के समय, नवरात्रि के समय। समझे क्या? अब ये एक ट्रेडिशन है, ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आपको दिवाली पे ही बोनस बांटना है। आपको जब चाहिए आपका जो सबसे बड़ा त्योहार है आप उस पर बांटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज कि उसका पर्पस क्या है कि एक सेट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम जानी चाहिए लोगों के पास, जो फेस्टिवल के समय पैसा खर्चा कर सके, बराबर ना। तो इसे बोला जाता है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है लोग क्या चीजों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसे कहा जाता है कस्टम। वो भी अपने आप में एक रूल ऑफ लॉ की तरह ही है, एक वन ऑफ द सोर्सेज है लॉ का। क्या है बोलो जल्दी से? वन ऑफ द सोर्सेज है लॉ का। कस्टम्स मतलब लोगों ने आपस में क्या चाल चलन रखा है, लोग आपस में किस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं, उसे कहा जाता है कस्टम। और तीसरा होता है क्या? और तीसरा होता है यहां पर केस लॉ। क्या होता है बोलो बच्चों? केस लॉ। अब ये केस लॉ का क्या मतलब है तो समझो। सर देखो, इंडिया में जो लॉ का सिस्टम है ये तीन प्रकार से है। लॉ का जो सिस्टम है ना वो तीन प्रकार से है दोस्तों। एक होता है लेजिस्लेटिव। क्या होता है बोलो जल्दी से? लेजिस्लेटिव। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ये लॉ बनाते हैं। क्या करते हैं बोलो बच्चों? ये लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ये लॉ को फॉलो करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं। और जुडिशरी का मतलब हुआ झगड़ा होने पर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कहा मैंने? बोलो, इंडिया का जो सिस्टम है लॉ मेकिंग का वो तीन प्रकार में बिखरा हुआ है। पहला लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। नितिन गडकरी जी है ना भाई, आजकल कितना ट्रोल करते हैं, नितिन गड़बड़ी बोलता है कोई, मतलब कुछ कुछ भाई अलग 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 ही तो बोलते रहते हैं भाई। मतलब लोगों में भाई समझ नहीं आता मेरे को कहाँ कहाँ से दिमाग चलता है आलतू फालतू चीजों में। आज सोच के देखो भाई, अगर पहले एकदम क्लीन इमेज उनकी, फिर उसके बाद कुछ कुछ चीजें बाहर बाहर निकली तो एकदम फिर लोग उतना ही लोग ऐसे अपोजिट हो गए एकदम। भाई एकदम लोग सबसे बड़े दल बदलू है बेटा, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। इंडिया में भैया आप जैसा परसेप्शन बनाओगे ना वैसा परसेप्शन बन जाता है, ये तो मेरे को समझ में आ गई है बात। ठीक है, देखो लेजिस्लेटिव ऐसे में, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? नितिन गडकरी है। तो नितिन गडकरी जी ने यहां पर क्या किया? रोडवे से रिलेटेड, क्योंकि मिनिस्ट्री उनके पास है रोडवे की, तो उन्होंने रोडवे से रिलेटेड क्या बनाया? लॉ बनाया। अब वो जो लॉ बनाया रोडवे से रिलेटेड, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हेलमेट, हेलमेट कंपलसरी कर दिया। नागपुर में तो कंपलसरी है, बाकी जगह कंपलसरी नहीं है, पर नागपुर में कंपलसरी है। नहीं पहना तो 500 रुपए की फाइन। तो हेलमेट को कंपलसरी कर दिया इन्होंने। अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो डिपार्टमेंट में जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, नागपुर में पुलिस ऑफिसर्स को, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स को मामू बोला जाता है। तो जो मामू लोग होते हैं दोस्तों, वो मामू लोग क्या करते हैं? वो इस लॉ को फॉलो करवाते हैं आम जनता के ऊपर। इसके ऊपर बोलो बच्चों, आम जनता के ऊपर। अब मान लो ये लॉ फॉलो करने में या लॉ को अप्लाई करने में और फॉलो करने में कुछ गड़बड़ी हो गई, जो लॉ के अंदर ही नहीं देके रखी है, वो जुडिशरी सॉल्व करती है। मैं अब आपको बताता हूं एक एग्जांपल। देखो, एक होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पीयूसी जिसको बोला जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले बच्चों, एक गाड़ी पकड़ी पुलिस वाले ने। ये गाड़ी कौन सी है? ईवी व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, चार्ज होने वाली। ये कोई पोल्यूशन एमिट ही नहीं करती, तो इस गाड़ी को पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लगता है।
पर ये जो मामू है ना बेटा, इसने ये बात है ना, इसने गाड़ी रोका, अब पैसा खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसने बोला पीयूसी दिखाओ। अरे ये ओनर बोल रहा है, अरे गिल सप्पू अभी तो लगता ही नहीं है ना पीयूसी, ये तो ईवी गाड़ी है, इसके लिए पीयूसी थोड़ी लगता है। वो भाई डिनाइल मोड पे चले गए, ऐसे कैसे नहीं लगता है पीयूसी, मुझे मत सिखाओ, मैं हूं ये ना अदरक लहसन और बस समझ में आ रहा है अपने ताव में, अपने तेवर में। और उसने 10,000 का चालान फाड़ दिया, किसके ऊपर चालान फाड़ दिया, यहां पर गाड़ी के ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पर्सन कौन, दुखी आत्मा है। ये पर्सन कौन है, जो भी ओनर होगा बच्चों, वो ओनर कौन है, वो ओनर दुखी आत्मा है। तो इंडिया में सिस्टम बना के रखा है कि अगर आपको लॉ के कारण कोई चोट पहुंचती है और आपको लगता है कि ये गलत है, जैसे इस केस में हुआ कि 10,000 का जबरदस्ती फाइन ठोका जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। अब आप बोलोगे 10,000 कैसे, तो जब बात ईगो पे आ गई तो अलग अलग और पेनल्टीज वो ठोकते गया कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस एक्सपायर हो गया, या टिंटेड ग्लास है, और वो फालतू फालतू बातें और सब नॉनसेंस। तो ऐसे केस में ओनर के पास राइट होता है, ये जिसे बोला जाता है यहाँ पर, सुनना बात को, ये जो दुखी आत्मा है, जो दुखी आत्मा है, लॉ के लैंग्वेज में इन्हें कहा जाता है प्लांटिफ। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, प्लांटिफ। मतलब जिसको चोट पहुंची है कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये जिसको चोट पहुंची है कोई ट्रांजैक्शन के अंदर, ये जो प्लांटिफ है ना बच्चों, ये जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये जो प्लांटिफ है ना, ये कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है और अर्जी लगा सकता है और बोल सकता है कि ये केस को रन करो, और देखो यहां पर लॉ की धज्जियां उड़ा दी है पुलिसमैन ने। तो जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में कुछ डिफरेंस नजर आ जाए कि लॉ तो कुछ और कहता है, पर ये फॉलो करवाने वाले गिल सप्पू कुछ और ही फॉलो करवा देते हैं, जिसके कारण किसी पर्सन को नुकसान होता है, उसको दुख पहुंचता है, तो वो व्यक्ति जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ, जिसे इंडिया में बोला जाता है जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी सिस्टम में होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है बात मैं जो कह रहा हूं। तो सर इस केस के अंदर यहां पर क्या होगा कि ये लोग जाएंगे जुडिशरी में, और जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो इस केस को सॉल्व करेगा लॉ के अंदर रहते हुए। हां, किसी चीज के ऊपर लॉ साइलेंट है तो जुडिशरी अपना जजमेंट दे सकता है। अगर लॉ बना हुआ है तो जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करके जजमेंट दे देगा लॉ के हिसाब से। जैसे लॉ में लिखा हुआ है कि ईवी व्हीकल्स को पीयूसी नहीं लगता, तो जुडिशरी जजमेंट दे देगा पीयूसी नहीं लगेगा, फाइन वापस करो अलोंग विद इंटरेस्ट। पर मान लो लॉ में कुछ नहीं लिखा होता, जैसे लिखा होता कि ईवी, मतलब लिखा ही नहीं होता कि ईवी को पीयूसी नहीं लगता लॉ में, तो इस केस के अंदर जुडिशरी इंटरप्रेट करता कि यार ये ईवी व्हीकल है, ये ईवी व्हीकल तो कुछ पोल्यूशन करती ही नहीं है, तो पीयूसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं, और जरूरत ही नहीं तो पैसे वापस करो। मतलब उस केस में कोर्ट को जो ठीक लगे ना, कोर्ट ऐसा भी जजमेंट ले सकता था कि देखो ये जो गाड़ी है ना, ये इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशन में धुआं उड़ता है, मतलब पोल्यूशन हुआ, तो एक काम करो इसको भी पीयूसी लगेगा। दो वेरी इलॉजिकल जो मैंने कहा उसमें, बट द थिंग इसके लॉ में नहीं लिखा होता, तो भैया कोर्ट अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है क्या? हाँ, उतनी छूट है कोर्ट के पास कि चीजों को सही ढंग से फैक्ट्स ऑफ द केस में रहते हुए इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब होता है सही डिसीजन देना। आर यू एबल टू गेट इट? बोलिए यार जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? बोलो ना मेरे को फटाफट, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या जो मैं कह रहा हूं? ठीक है ना? यस, ठीक है। तुम दोस्तों, प्लांटिफ जाता है कहां पर? कोर्ट ऑफ लॉ में। अब जिसके अगेंस्ट वो जा रहा है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट था यहां पर, तो उसे बोला जाता है डिफेंडेंट। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से, डिफेंडेंट। उसे क्या कहा जाता है? डिफेंडेंट। क्या आपको मजा आया समझ के? ये सारी चीजें अक्सर हम लोग, देखो हमको ये बातें पता नहीं होती है, ये जो चीजें ना, हो सकता है आपको ऐसे हल्का फुल्का आइडिया हो, पर एग्जैक्टली जब हम उसको लॉ के कवरेज में पढ़ते हैं ना, तो भाई मजा आता है कि यार भाई कुछ तो भी नया पढ़ा करके आज एकदम एकदम क्रेजी वाला, है ना? तो मैंने क्या कहा? तो मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, क्या कहा मैंने? बोलो,
तो मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर यहाँ पर 3 प्रकार की चीजें होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और यहाँ पर जब भी केस होता है तो केस के अंदर हमेशा प्लांटिव वर्सेस डिफेंडेंट का नाम दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर इतना सब ज्ञान क्यों दिया, इस चीज को बताने के लिए। तो एक केस है, देखो, संती रंजन दास गुप्ता वर्सेस दया सरन मुजम्मुल, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसके अंदर प्लांटिव कौन होगा बच्चों? सर प्लांटिव होगा ये संती रंजन होगा, और दया सरन, जो दया सरन है ये क्या रहने वाला है? डिफेंडेंट रहने वाला है। सर मुझे एक बात बताइए, ये केस लॉ में हुआ क्या, ये भी तो बताओ। बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले सर क्या केस लॉ को हमको, केस लॉ के अंदर का मसाला और केस लॉ का नाम हमको याद रखना है क्या? देखो, आपको केस लॉ का नाम याद रखना है, पर मसाला याद रखने की जरूरत नहीं है कि केस के अंदर क्या हुआ, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको केस लॉ का नाम याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने आईसीआई के पेपर में सिर्फ इतना लिख के आ गए तो आईसीआई अज्यूम कर लेगा कि आपको अंदर का मसाला पता है, क्योंकि इसे मास्टर केस लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल्दी से बोलो। इसे मास्टर केस लॉज बोला जाता है। तो मास्टर केस लॉज के अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ नाम रखने की जरूरत है, नाम याद रखने की जरूरत है, अंदर का मसाला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो केस लॉ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर आप एग्जाम में इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। जो केस लॉ इंपॉर्टेंट होगे वो मैं सामने से आपको मार्क कराऊंगा, या वो आपको लाल पॉइंट से, जैसे ये लाल कलर का प्रिंसिपल लिखा हुआ है वैसे लाल कलर से आपको मार्क किया हुआ दिख जाएगा, या जिसको मैं स्टार मार्क करूं, समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपकी चॉइस है, आपको याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सर मैं तो याद रख सकता हूं, तो याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। पर आपको लग रहा है कि अरे सर जान दो, मैं सिर्फ काम की बातें याद रखेंगे अपन, तो उस केस में फिर मत याद रखना, कोई इशू नहीं है। मेरे को समझ में आया क्या आपको बातें? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? है ना? यस सर। चलिए आइए। सर इंडिया के कोर्ट इतने स्लो क्यों होते हैं? देखो इसके पीछे रीजन है, और वो ये है कि इंडिया एक प्रिंसिपल के ऊपर रन करता है कि अनलेस एंड अदरवाइज एनीवन इज प्रूव्ड गिल्टी, ही इज नोन टू बी, इज डीम्ड टू बी इनोसेंट। मतलब हमारा ऐसा कहना है कि 100 गुनेगार छूट जाए चलेगा, पर एक जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब एक्चुअल में फॉलो होता है नहीं होता है वो मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट द थिंग इज कि इस प्रिंसिपल के ऊपर रन होता है कोर्ट, बराबर ना? तो उस केस में कोई भी डिसीजन देने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। हम एकदम, हालांकि आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह भी है, जितने भी ये कंपनी के केसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड, वो सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डील होते हैं, जिसका जजमेंट फटाफट आता है, कुछ महीनों में, कुछ कभी कभार 1-2 साल में, ऐसे जल्दी से मिल जाता है। पर जो बाकी जो क्रिमिनल होते हैं या बाकी जो केसेस फैमिली डिस्प्यूट्स वाले होते हैं, उसको बहुत समय लगता है भाई। एक बार डाला तुमने तो 10 साल की फुर्सत, चल रहा है वो केस आराम से, है ना? यस चलिए ओके। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था मैं आपको ये समझा देता हूं, ठीक है? आ जाओ जरा ध्यान दो, मैं कौन से पेज पे लिख रहा हूं? ब्लैंक पेज पे। इसका मतलब इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी को करना है तो रफ पेज में कर लेना, सिर्फ केवल और केवल चीजों को समझने के लिए, बाकी एज सच इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? ओके सर देखो इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट पे आया। क्या कहा मैंने? बोलो। सुप्रीम कोर्ट एक कंक्लूजन के ऊपर रीच हुआ। किसके ऊपर रीच हुआ? बोलो। एक कंक्लूजन के ऊपर रीच हुआ कि इन दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो। जो ऊपर नाम दिया ना अपन ने, वो संती रंजन और दया सरन, है ना, वो लोगों के बीच में पार्टनरशिप नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जब इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा ना, तो वो किन किन बातों से कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा? सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्टी ने, है ना, कोई रिकॉर्ड्स को मेंटेन ही नहीं किया है जिससे पता चले कि उनके बीच में पार्टनरशिप है। जैसे अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता तो ना इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है, ना इन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, भैया कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो बिजनेस किया है ना, उस बिजनेस के इन्होंने अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए। तो जब मेरे पास अकाउंट्स ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं बिजनेस हुआ या नहीं हुआ करके? तो मेरे पास इंस्पेक्शन के लिए कुछ है ही नहीं कि क्या है करके। तीसरा, सर इन्होंने बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोले, बैंक में कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया गया। और चौथा जो ये जो जितने भी पार्टनरशिप्स होते हैं ना, इनको एक ये होता है जिसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। पहले के केस में ये डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, जिसे बोला जाता था डीडीपी। क्या बोला जाता था? बोलो बच्चों, डीडीपी। तो उनको पार्टनरशिप बनाने पर एक पत्र लिखना पड़ता था कि हमने पार्टनरशिप बनाई है और आप अपने रजिस्टर में हमारा नाम लिख दो बतौर पार्टनरशिप फर्म। तो इनका कहना है कि आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या जो डीडीपी है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, आपने उसको
को कोई भी रिटर्न इंटीमेशन भी नहीं दिया जिससे पता चले, किससे क्या पता चले, जिससे पता चले कि आपके बीच में पार्टनरशिप है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि सारे सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं। क्या कहा मैंने, बोलो ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि भैया इनके बीच में आपस में पार्टनरशिप नहीं थी। क्या नहीं थी बोलो बच्चों, इनके बीच में आपस में पार्टनरशिप नहीं थी। ऐसा ये पूरा केस था। बेसिकली ये केस लॉ था किसके ऊपर, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के ऊपर, कि कैसे सर्कमस्टांसेस से सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा कि लोगों के बीच में पार्टनरशिप नहीं थी। बस इतना यहां पर बोला गया है। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर, फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बोलो, क्विकली बोलो। क्या तीनों पॉइंट आपके माइंड में एकदम बढ़िया से गए हैं क्या? है ना? यस सर। चलो, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या हम आगे बढ़े क्या? पार्टनरशिप है लेकिन 3-4 सर्कमस्टांसेस मैच नहीं हो रहे, वो पार्टनरशिप है क्या? नहीं है। ट्रू, एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। क्या कहा मैंने, बोलो एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। ओके ओके सर, चलो आ जाओ अगला, नेक्स्ट। दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर क्या पढ़ाने वाला हूं, अब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ाने वाला हूं। डिफरेंस बिटवीन किसका? पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी का। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप वर्सेस क्लब का। फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप वर्सेस HUF का, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। फिर पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप का, और फिर पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन का। ये सारे डिफरेंसेस को अब अपने को पढ़ते हुए चलना है। सर क्या एग्जाम में ये आता है क्या? एग्जाम में आते हैं, पर कौन से डिफरेंसेस आते हैं? पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस आता है। इसके अलावा बस एक ही डिफरेंस आता है, बाकी डिफरेंस एज सच पूछती नहीं है। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस ऐसे कभी कभार पूछती है, ऐसा ये नहीं है कंपल्सन एकदम, और बाकी डिफरेंसेस नहीं पूछती। तो सर एक काम करते, बाकी नहीं करते फिर? नहीं भाई, पढ़ के सब कुछ जानेगा। एक प्रिंसिपल पे हमेशा आप अपनी चीज को ध्यान रखो कि आपको पढ़ के 100% जाना है। देखो बात क्या है कि जब आप 100% पढ़ के जाते हो ना भाई, आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है यार पेपर में। अगर भाई मैं अगर 80% का पढ़ के जाऊं ना, मुझे डर होता है कि 20% से ही पेपर आ गया तो। कभी कभार पेपर 80% से ही आएगा, पर क्योंकि मेरे मन में वो 20% का डर इतना हावी हो जाता है कि उसके चलते आते हुए क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ टॉपिक्स को छोड़ा है, और कभी कभार क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे लगता है शायद वो जो टॉपिक छोड़ा है ना उसका क्वेश्चन है करके, ये है ना। तो हमेशा क्या करना है आपको, 100% टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, कुछ छोड़ने का नहीं। भले किसी चीज को कम ज्यादा, जैसे मैंने अगर इस चीज को स्टार मार्क करा है, इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से करके जाने का। बाकी चीजों को उतना अच्छा नहीं, जिसको अगर आपने इसके लिए 100% एफर्ट्स दिए तो बाकी के लिए 70% तो एफर्ट्स दो, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, आइए चलो दोस्तों, अब हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच का, जिसे कंपनी ही कहा जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नथिंग बट अ कंपनी, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला, फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को एक माना जाता है। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म डूबी तो पार्टनर्स भी डूबे। मतलब सर पार्टनरशिप फर्म डूबी तो उसके लाइबिलिटी को पे करने के लिए एक पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, अपनी बीवी के गहने बेचना पड़ेगा, बर्तन भांडे सब कुछ बेच बाच के क्या करना पड़ेगा, यहां पर डेट्स को पे करना पड़ेगा, किसके? पार्टनरशिप फर्म के। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग होती है, कंपनी को बनाने वाले अलग होते हैं। रिलायंस अलग है, अंबानी अलग है, टाटा कंपनी अलग है, टाटा अलग है। रतन टाटा जी और उनके लेट रतन टाटा जी और उनके जितने भी फैमिली वाले लोग हैं वो अलग है, या ओनर्स है वो अलग है। समझ में आ रहा है बातें? तो पहला। दूसरा, एजेंसी। सर हर एक पार्टनर यहां पर एजेंट होता है दूसरे पार्टनर्स का एज वेल एज ऑफ फर्म का। ऑब्वियस सी बात है, मैं बतौर एजेंट अगर कोई डिसीजन लेता हूं तो मेरे डिसीजन से अल्टीमेट सीए और बाकी पार्टनर्स दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? बाउंड होते हैं। लेकिन लेकिन कंपनी के जो ओनर्स है उन्हें मेंबर्स कहा जाता है। जो एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स मेरे पास है, मैं मेंबर हूं, मुकेश अंबानी के पास भी है, वो भी मेंबर है। क्या मैं मुकेश अंबानी के बिहाफ में डिसीजन ले सकता हूं क्या कि मुकेश अंबानी क्या एंटीला अब से इंदिरा गांधी के नाम? नहीं ले सकता।
तो एक मेंबर जो है ना वो दूसरे मेंबर का एजेंट, पार्टनर में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, पर यहां पर एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता। मैं ये नहीं बोल सकता मुकेश अंबानी के 50% शेयर्स बेच मारूंगा मैं मार्केट में और पैसा दे दो उसको करके, नहीं भाई, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। एक मेंबर दूसरे मेंबर के बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकता। समझ में आया क्या? आपको ये दो डिफरेंस समझ में आ रहे जो मैंने कहा? ओके। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो सर, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी आपके टर्म्स है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? बोलो जल्दी से मुझे, बोलो जल्दी से मुझे, कैसे होता है? आपने पढ़ा हुआ है ये चीज। इक्वली होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने क्या कहा जाता है बच्चों? इक्वली होता है यहां पर, बराबर है ना? यस सर। तो दोस्तों मैंने क्या कहा यहां पर कि अगर पार्टनरशिप में टर्म्स डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल होता है। ओके, लेकिन सर इनका कहना है कि कंपनी के केस में कोई कंपल्शन नहीं है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेंबर्स को। एमआरएफ ऐसी कंपनी है बच्चों जिन्होंने आज तक अपने प्रॉफिट्स को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वो जितना भी प्रॉफिट कमाती है कंपनी अपने पास ही रखती है, बिजनेस को एक्सपांड करती है। एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जो एप्पल के फोन्स होते हैं, उसने एक भी रुपया आज तक डिविडेंड के तौर पर अपने मेंबर्स को, अपने ओनर्स को नहीं दिया। समझ में आ रहा है क्या? पर जनरली कंपनी ऐसी करती है, पूरे प्रॉफिट्स नहीं बट कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो कंपनी बच्चों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के स्वरूप में डिक्लेयर करती है। डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट को अपने मेंबर्स को, अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को देना। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स आर वन एंड द सेम थिंग एट दिस स्टेज। अभी आप इतना ध्यान रखो, ठीक है? मेंबर्स का ही अर्थ शेयर होल्डर्स है और शेयर होल्डर्स का ही अर्थ होता है ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे मेरे पास रिलायंस के शेयर है तो मैं ओनर हूं रिलायंस का, मेरे पास सोलार इंडस्ट्रीज के शेयर है तो मैं ओनर हुआ सोलार इंडस्ट्रीज का। आर यू एबल टू गेट इट? हाँ, तो दोस्तों यहां पर क्या बोला गया है कि कंपनी के केस में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट कंपलसरी। कंपनी की चॉइस है कि उसे बांटना है या उसको रिटेन करके दोबारा से अपने ही बिजनेस में डालना है। वो कंपनी की चॉइस यहां पर मानी जाती है। किसकी चॉइस मानी जाती है? बोलो बच्चों, वो कंपनी की चॉइस यहां पर मानी जाती है। सर डिविडेंड नहीं मिला तो मेंबर्स को क्या फायदा होगा? बेटा एक चीज ध्यान रखो, मैं कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं ना, मैं डिविडेंड के लिए नहीं करता। मैं करता हूं कि आज मैं 100 रुपए में शेयर्स को खरीद रहा हूं, कल चल के उसकी वैल्यू 200, 300, 250, 450 हो जाएगी तो मुझे उसका फायदा मिलेगा। डिविडेंड तो एक बोनस के जैसा है, आया तो आया, नहीं आया क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहा है क्या? हालांकि कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो बहुत अच्छा बोनस बांटती है, हर क्वार्टर में बोनस बांटती है। आई थिंक सो कोल इंडिया है और एक दो ऐसी गेल कंपनी करके एक है, एक और है, दो चार ऐसी कंपनीज है जो है ना, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज है जो यहाँ पर भेल भेल नाम है उसका, भेल इनकॉर्पोरेशन, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो हर क्वार्टर डिविडेंड बांटती है बेटा। तो also there are also certain cases, there are also certain companies which distribute dividend every quarter है, पर कुछ कुछ ऐसे भी है जो डिविडेंड बांटती नहीं। जैसे मेरे एमआरएफ एग्जांपल लिया अभी आपको, कुछ कंपनी का ऐसा है, कभी बांटे तो बांटे, नहीं बांटे। रिलायंस हो गया, बांटा तो बांटा। रिलायंस हर साल डिविडेंड एक बार जरूर देता है, कभी कभार बम्पर प्रॉफिट हो गया तो 2 बार डिविडेंड बांट दिया। कंपनी की चॉइस है, प्रॉफिट है तो बांटो, नहीं है तो मत बांटो। आपको लग रहा है कि आपको पैसे का इस्तेमाल है बाद में, तो रखो अपने पास, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है? ओके सर, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो तो सेपरेट एंटिटी मानी जाएंगे ना? कुछ भी दुर्गेश, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं बेटा। आप अपने मन से कैसे अज्यूम कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ट्रू टेस्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर एलिमेंट वाली कंटेंट लिखे तो चलेगा? हाँ चलेगा। इसके अलावा चलिए सर आ जाओ नेक्स्ट। दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर, अगला देखो क्या, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। सर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, और घर सब कुछ जाएगा बेटा इसके अंदर, है ना? अगर पार्टनरशिप डूबी तो पार्टनर का घर जाएगा। क्या जाएगा बोलो बच्चों? घर जाएगा। तो पार्टनर पर्सनली लायबल होता है फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। अगला देखो, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स।
अगर मान लो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस के अंदर जितनी अमाउंट की गारंटी आप लोगों ने दिया है उतने के लिए लायबल, और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उस केस के अंदर यहां पर जितना यहां पर डेट्स है उतना पैसा पे करना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करना पड़ता है। ये चीज आप कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, है ना। जिन्होंने कंपनीज एक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है उनको पता है ये वाली चीज, ठीक है। ओके, बाकी जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जनरली 99% ऑफ टाइम्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है। तो जैसे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो मैक्सिमम मुझे अपने जीवन काल में 10 रुपया ही पे करना है कंपनी को, कंपनी के जीवन काल में। मान लो सर 10 में से मैंने 8 रुपया पे कर दिया, तो कंपनी को कितने भी पैसे की जरूरत क्यों ना पड़े, मैं तो 2 रुपए पर शेयर ही पे करूंगा कंपनी को, कुछ भी हो जाए, कंपनी चल रही हो, कंपनी बंद हो गई हो, इट डजेंट मैटर। इसका मतलब कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप जैसे नहीं होती है लाइबिलिटी, जितना मांगो उतना देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहां पर हम उतना ही देंगे जितना शेयर के ऊपर उसकी वैल्यू है। क्या बोलो बच्चों? जितना शेयर के ऊपर उसकी वैल्यू है। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस सर। पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है क्या? हाँ बेटा कर सकती है। आइए अगले चैप्टर में ये सारी चीजें आएंगी आपको। अभी ये बहुत बेसिक चैप्टर पे हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ डिफरेंस समझ रहे हैं, पार्टनरशिप क्या होता है वो समझ रहे हैं। वो आगे के चैप्टर में आपको आएंगे, पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या डिसीजन पार्टनर ले सकता है, वो सारी चीजें अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आओ अभी देखो अगला। सर प्रॉपर्टी, द फर्म्स प्रॉपर्टी is that which is a joint estate of all partners as distinguished from the separate estate of any of them and it does not belong to body distinct in law from the members। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब सुनो, ध्यान देना। सर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और इसके अंदर पार्टनर्स है ए बी सी डी। अब पार्टनरशिप फर्म ने क्या कमाया बच्चों? प्रॉफिट्स कमाया। प्रॉफिट्स कमा के पार्टनरशिप फर्म ने क्या खरीदी? लैंड खरीदी। तो इस लैंड के ऊपर मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ए का अधिकार है, बी का ही सिर्फ अधिकार है, सी का ही है या डी का ही है, या चारों का है पार्टनरशिप फर्म के थ्रू? सर ऑब्वियस सी बात है, इस लैंड के ऊपर चारों का है पार्टनरशिप फर्म के थ्रू। मतलब मैं इसे एक प्रकार से क्या बोल सकता हूं? मैं इसे बोल सकता हूं कि ये जो लैंड है ना, लैंड को बोला जाता है एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है असेट, और ये सबका अधिकार है। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? जॉइंट एस्टेट हो गया। क्या हो गया बोलो बच्चों? ये जॉइंट एस्टेट हो गया। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? हाँ। अब मुझे बताओ, अगर ए जो है, ये ए का बेटा प्राइवेट खुद का घर है, तो क्या ये ए के घर के ऊपर भी क्या चारों का कंट्रोल है या ए का ही कंट्रोल है? सर ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सिर्फ ए का ही कंट्रोल होगा, क्योंकि ये जो घर है ना ये ए की सेपरेट प्रॉपर्टी है। क्या कहा मैंने? बोलो। ये जो घर है ना ये ए की सेपरेट प्रॉपर्टी है। दिस इज नॉट अ जॉइंट प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली यहां पर यही बोला है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है ये जॉइंट एस्टेट होता है सारे पार्टनर्स का, और जो सेपरेट एस्टेट होता है वो यहां पर केवल और केवल पार्टनर्स का होता है। फर्म का या बाकी मेंबर्स का उस पर कोई लेना देना नहीं होता। बात समझी? ओके। अब सर कंपनी के बारे में बात करते हैं। अब सर जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पर होती है। किसके नाम पर होती है? कंपनी। भैया किसी भी मेंबर को कंपनी का कोई असेट नहीं मिलता, उसको सिर्फ डिविडेंड के स्वरूप में पैसा मिलता है, या अगर कल चल के शेयर्स बायबैक कर लिए तो रिफंड ऑफ कैपिटल वगैरह हो जाता है। बाकी एज सच प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं मिलती। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बहुत बड़ा प्लांट है बच्चों जामनगर के अंदर। तो वो जो जामनगर में प्लांट है, जमीन है, उसके ऊपर मशीनरीज है, ये सारा का सारा प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। ये मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, श्लोका अंबानी, राधिका अंबानी और बाकी अंबानी परिवार, नीता अंबानी, इनका नहीं है ना। मैं भी ओनर हूं वन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, क्योंकि मेरे पास शेयर्स है, तो मेरा भी नहीं है। अगर आपने शेयर्स खरीदा, आप भी ओनर हो, तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने इतना पैसा दिया है कि जामनगर में वो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का एक रूम मेरे नाम पे करो करके। भैया वो जो प्रॉपर्टी है ना वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो कंपनी की प्रॉपर्टी है।
किसकी प्रॉपर्टी है, जल्दी से बोलो, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। उसके ऊपर मेंबर्स का कोई कंट्रोल होता है क्या? ना मुन्ना ना, मेंबर्स का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। क्या कहा मैंने, बोलो, मेंबर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी यहां पर क्या होती है बच्चों, सेपरेट होती है। अगला, अच्छा देखो यहां पर है ना बहुत सारे पॉइंट्स देके रखे हैं बच्चों डिफरेंस के। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में अगर 4 नंबर का सवाल आता है, दिमाग लगा के बताना, तो आप कितने पॉइंट्स लिखोगे? इनमें से आप कितने पॉइंट्स लिखोगे? 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 8 लिखोगे, 10 लिखोगे, पूरा टेबल एज इट इज लिखोगे? कितने लिखोगे? सर आपने बोला था अभी कुछ समय पहले कि कट टू कट लिखना है। अब 4 नंबर का सवाल है तो 4 डिफरेंस बराबर है। एग्जैक्टली, तो 4 ही डिफरेंस आपको लिखना है। आपको सारे डिफरेंस नहीं लिखना है। आपको आपके पसंद के जो 4 डिफरेंस बोला वो 4 डिफरेंस आप लिख देना है यहां पर, बराबर है। कभी कभार आईसीआई बोल सकती है कि हमको बेसिस ऑफ डिफरेंस बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, तो आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखना होगा। पर जनरली आईसीआई नहीं करती है ऐसा। ये तो बहुत जुल्म हो गया छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, है ना। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ इतना बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, तो आपको कोई भी 4 पॉइंट जो मन में आया मस्त लिख के आने का वहां पर। आपको लग रहा है कि मेरे को छोटे छोटे पॉइंट ये नीचे देके रखे वो लिखना है, वो लिख दो, नंबर आपको मिलेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। नंबर आपने पूरा पॉइंट लिखा, जहां आपने पूरा पॉइंट लिखा वहां नंबर मिलेंगे आपको, बराबर है ना। ओके सर एक काम करता हूं ना, 4 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट लिख देता हूं। 12वीं की टीचर बोला करती थी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हमेशा लिखने का, ताकि गलत हुआ तो नंबर मिलेंगे। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 का गलत हुआ तो उल्टा नंबर कट जाएंगे। पर प्लीज आप 4 पॉइंट है तो 4 ही लिख के आना, ठीक है ना। 5 भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको लग रहा है ऐसा कि मैं बहुत ही वाहियात लिख दिया एक आधा पॉइंट, तो वो पॉइंट लिखना ही मत, दूसरा जो आपको आता है वो लिखना, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना भाई, अपन ने आंसर लिख दिया, फिर अपने को खुद को शर्म आ गई, क्या लिखा यार गंदा, मैंने बहुत ही वाहियात लिख दिया। ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार होता था थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर। मैंने आंसर लिखा बेटा, और खासकर जब अभी आप बीकॉम वीकॉम करोगे ना भाई, उसके अंदर तो अरे बाप रे क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है, मजा ही आ जाएगा आपको। चलो आओ अगला देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। अ शेयर इन पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसका मतलब एग्जांपल के लिए अल्टीमेट सीए में मेरा 20% पार्टनरशिप का शेयर है, मैं उस पार्टनरशिप के शेयर्स को किसी को बेचना चाहता हूं तो मैं नहीं ट्रांसफर कर सकता, मैं नहीं बेच सकता जब तक मैं सारे पार्टनर्स मतलब कौन, चारों पार्टनर्स, पांचों पार्टनर्स से अप्रूवल नहीं ले लेता, कंसेंट नहीं ले लेता, तब तक मैं नहीं बेच सकता, तब तक मैं नहीं दे सकता किसी को, ताही बेच सकता हूं किसी को। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में शेयर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। भाई आज मैं जाऊंगा अपने जोमैटो बोल रहा हूं सॉरी, ज़ेरोधा अकाउंट पे, और मैं आज क्या कर सकता हूं, शेयर्स को बाय कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, डजंट इवन मैटर। भैया कंपनी के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं शेयर्स को बाय करने में, शेयर्स को सेल करने में। मैं शॉर्ट टर्म करूं, लॉन्ग टर्म करूं, सेम डे करूं, एक दिन करूं, 1 साल बाद करूं, 2 साल बाद करूं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी भी करूं, इट डजंट इवन मैटर इन केस ऑफ कंपनी। क्या कहा मैंने, बोलो, इन केस ऑफ कंपनी। समझ में आया क्या बात? तो देखो क्या, a company, a shareholder may transfer his shares subject to the provision contained in articles. In case of public limited company whose shares are quoted on stock exchange, transfer is usually unrestricted. Unrestricted का मतलब होता है without any restriction, आप चाहे उतना ट्रांसफर कर सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज खरीदो कल बेचो, कल खरीदो फिर से बेचो, आपको जैसा लगे वैसा करो। आ जाओ अगला, अब बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कौन बिजनेस को चलाता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मान लो एग्जांपल बात करूंगा अल्टीमेट सीए। अब अल्टीमेट सीए में टीचिंग हो गया, और टीचिंग के अलावा बाकी अदर डिसीजन हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, कौन चलाता है इस चीज को? तो ऐसे केस में, पार्टनरशिप के केस में मैनेज कौन करता है बच्चों? तो इस केस के अंदर यहां पर मैनेज करते हैं पार्टनर्स। कौन मैनेज करते बोलो बच्चों? पार्टनर्स। हालांकि हर एक पार्टनर्स को अपना अपना एरिया बांटा जाता है। अगर मान लो कोई एरिया नहीं बांटा है तो उस एरिया के ऊपर सारे पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं। जैसे सेल बांट दिया, परचेज बांट लिया, पर स्टॉक नहीं बांटा बेटा, कि अगर बुक्स को ऑर्डर करना है वो किसी को नहीं बांटा। तो कोई भी पार्टनर बुक्स का ऑर्डर दे सकता है क्या, स्टॉक बढ़ाने के लिए या स्टॉक करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है। तो देखो क्या, इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी, अगर कुछ और नहीं बोला है तो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चों? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। पर मान लो अगर आपने एग्रीमेंट बना और आपने बोला है कि नहीं, सेल से रिलेटेड डिसीजन
डिसीजन सिर्फ तेजस सर लेंगे। तो उस केस के अंदर आपने एक्सप्रेस एग्रीमेंट बनाया है, आपने एक्सप्रेसली एग्रीमेंट अलग से बनाया है, तो उस केस के अंदर सेल से रिलेटेड डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकते हैं? तेजस सर ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं बोलो बच्चों? तेजस सर ले सकते हैं। क्या मैनेजमेंट को ये वाला पॉइंट क्लियर है? ओके, अगला। अब देखो क्या है यहां पर, अब मैं यहां पर बात करूंगा कंपनी के केस में। दोस्तों ध्यान देना, आप मुझे जवाब देना। कंपनी, क्या कह रहा हूं मैं? कंपनी। सर कंपनी के ओनर्स को क्या बोला जाता है? बोलो ना, कंपनी के ओनर्स को क्या बोला जाता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने, कुछ दिन क्या, कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया था, मेंबर्स बोला जाता है, जिन्हीं को अभी हम लोग शेयर होल्डर्स का नाम दे रहे हैं। बराबर है? ओके, वेरी गुड, आप सही जवाब भी दे रहे हो, क्या बात है, मजा आ गया मेरे को देख के, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये होते हैं कंपनी के ओनर। कंपनी के ओनर, कंपनी को ओन करने वाले। पर कंपनी को चलाने वाले को बोला जाता है मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? मैनेजमेंट। जैसे एग्जांपल, ये जो बुलबुल है ना, बुलबुल, भव्य, अजय, मैं, हम सबके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है। हम सारे के सारे ओनर हो गए। क्या हो गए बोलो बच्चों? ओनर या शेयर होल्डर हो गए। पर कंपनी को चलाता कौन है? मुकेश अंबानी चलाता है, अनंत अंबानी चलाता है, आकाश अंबानी चलाता है, और बाकी अदर 13 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स हैं, उनको डायरेक्टर बोला जाता है। बाकी 13 डायरेक्टर मिलके कंपनी को चलाते हैं। मतलब इन टोटल 15 डायरेक्टर्स है। मैं आपको पुराने डायरेक्टर की लिस्ट बताता हूं यहां पर, नए डायरेक्टर्स की अपडेटेड लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, मैं उसको कल डाउनलोड कर लूंगा लगे तो। पर हाँ, अभी ये बताता हूं मैं आपको। देखो दोस्तों, यहां देखो आप, यहां बस देखो आप, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना, कहाँ गए लोग? अरे कहाँ चले गए ये लोग? इतना आगे तो नहीं था। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये सारे के सारे लोग क्या है? ये सारे के सारे लोग रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। इसमें है बोलो जल्दी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। मतलब क्या? मतलब ये सारे लोग मिलके बच्चों की डिसीजन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। किसके बिहाफ में? रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिहाफ में। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना है, वो सारे के सारे लोग मिलकर रहेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कुछ परचेज को संभालेंगे, कोई सेल को संभालेंगे, कोई मार्केटिंग को संभालेंगे, कोई प्रोडक्शन को संभालेंगे। पर इन सबको देखता कौन है? सबके ऊपर इसके अपन आंखें वो लाल लाल वाली बना देते हैं, है ना। इन सबके ऊपर नजर किसकी है बच्चों? मुक्कू भाई की। अपने किसके बोलो जल्दी से? मुक्कू भाई की। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं कि सर कंपनी के अंदर ना, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करने वाले अलग लोग होते हैं और ओनर्स अलग लोग होते हैं। जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं उन्हें डायरेक्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? उन्हें डायरेक्टर्स बोला जाता है। मेंबर्स लोग क्या करते हैं? मीटिंग को अटेंड करते हैं और वहां पर वोटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन डायरेक्टर होगा, कौन ऑडिटर होगा। उन सब चीजों के रिलेटेड यहां पर मेंबर्स लोग डिसीजन ले सकते हैं। पर कोर जो कंपनी को चलाना है वो कौन चलाते हैं? डायरेक्टर चलाते हैं। देखो जैसे मेंबर ऑफ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। आप और मैं जाके मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते एक काम कर, मशीनरी को ऐसा चला, एक काम कर, रशिया से क्रूड ऑयल मत बोला, वेनेजुला से बोला, यूएसए से बोला। मैं भैया ये डिसीजन मेरे नहीं है, ठीक है। आओ, इन केस अदर दे में पार्टिसिपेट। मेंबर्स हाउएवर एंजॉय राइट ऑफ अटेंडिंग जनरल मीटिंग। मीटिंग होती है कंपनी की साल में एक बार, इसे जनरल मीटिंग कहा जाता है। वहां पर जाना, वहां पर मेंबर्स के सामने कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, क्या हम डायरेक्टर को, ये डायरेक्टर को अपॉइंट करने चाहिए क्या? फिर उस पर वोटिंग होती है, हाँ ना में आप जवाब दे सकते हो। तो आप चाहते हो कि अच्छा व्यक्ति आ रहा है कंपनी के अंदर तो अपॉइंट करवा देना, नहीं हुआ तो मत कराना। तो ऑडिटर या डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं उसके ऊपर शेयर होल्डर क्या कर सकता है बच्चों? वोटिंग डाल सकता है जनरल मीटिंग के अंदर। किसके अंदर बोलो जल्दी से? जनरल मीटिंग के अंदर। बराबर है क्या? आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है 11th 12th के अंदर ऐसा पढ़ाऊंगा ना, मैनेजमेंट की हायरार्की होती है।
टॉप, मिडल, लोअर। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, उन टॉप मैनेजमेंट को आप ऐसा समझ लो डायरेक्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, डायरेक्टर्स बोला जाता है कंपनी के अंदर, बराबर है ना। बाकी फिर वो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, बाकी मिडल और लोअर लेवल पे मैनेजर्स आते हैं, ठीक है ना। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सर टोटल कितने डायरेक्टर्स है? कितने भी हो सकते हैं, आपको जितने चाहिए उतने रखो, पर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 चाहिए, बाकी मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, आपको जितने रखना है उतने रखते बैठो, ठीक है। आइए सर, आ जाओ अगला। अब पढ़ो रजिस्ट्रेशन का। अब ये पॉइंट आप लोग पढ़ लो खुद से जल्दी से। चलो, पढ़ा क्या? 4 से 5 नंबर, ऐसा कोई विधान फिक्स नहीं है आईसीआई का भाई, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता इनका। पूछ सकते हैं जो पूछना है इनको, 7 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं पूछने के लिए तो, पर नहीं पूछते क्योंकि 7 मार्क के लिए कंटेंट अच्छे अच्छे बहुत है और ऐसा। चलो, डन है क्या? बोलो जी बोलो। ध्यान देना, अभी सुनो। सर आप गोविंदा के भांजे जैसे लग रहे हो। कौन है गोविंदा का भांजा? मुझे तो भांजा भी नहीं पता। आई होप आप गोविंदा एक्टर की बात कर रहे हो, पता चला और कोई गोविंदा डॉन वॉन निकल गया भाई वो। चलो आइए दोस्तों, देखो क्या क्या कहा है यहाँ पर। सर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है पार्टनरशिप में, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। पर कंपनी तो भैया, कंपनी तो पैदा ही नहीं हो सकती अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो। अगर आपको कंपनी बनाना है तो आपको एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको कंपनी बनाने के लिए उसको रजिस्टर करवाना है। देखो, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बंद करना, लिख के रखो यहां पर आप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, बंद, बंद कर देना। असेट्स को सेल करना, लाइबिलिटी को पे करना। असेट्स को सेल करना, लाइबिलिटी को पे करना, इसे बोला जाता है क्या? वाइंडिंग अप, ठीक है। आओ दोस्तों, अब देखो क्या यहां पर बोला गया। पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, इसमें मार्क करके रखो आप एनी टाइम को, इफ पार्टनर्स एग्री। मतलब इनका कहना है कि पार्टनरशिप को आप कभी भी बंद कर सकते हो। आज आपकी इच्छा हो रही है चिप्स खाते खाते बंद कर दो पार्टनरशिप को, सभी पार्टनर्स को नोटिस दे दो, बराबर ना। मतलब इनका कहना है पार्टनरशिप में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बंद करने का, पर कंपनी में होता है, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है और उसको बनाने वाला अगर लॉ है ना, तो उसको बंद करने वाला भी लॉ होता है। वहां पर मेंबर्स की चॉइस नहीं होती है, चलो मजा आ रहा है कंपनी को बंद कर डालते करके, बढ़िया है करके, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को बनाने वाला लॉ है तो उसको खत्म करने वाला भी लॉ होता है। जैसे कंपनी के अंदर जो वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी के असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करने का प्रोसीजर, वो एनसीएलटी करता है। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इन शॉर्ट आप ऐसा समझो जैसे हम इंसानों के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब है, उसी प्रकार से कंपनीज के लिए जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसे एनसीएलटी कहा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जिस बिल्डिंग में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, जिस एरिया, जिस प्रेमाइसेस में, वही प्रेमाइसेस में एनसीएलटी भी होता है। बस एनसीएलटी केवल और केवल कंपनी से रिलेटेड केसेस को देखता है और इंडिविजुअल से रिलेटेड केसेस ये हायरार्की देखती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाली। आर यू एबल टू गेट इट? यस। तो अगर आपको कंपनी को बंद करवाना है दोस्तों, मान लो आप सोच समझ लो, अगर मान लो आपने कोई कंपनी वगैरह खोला और आप चाहते हो कंपनी का नामो निशान मिटाना है, मुझे कंपनी को बंद करना है मुझे, तो इस केस के अंदर, आपको एनसीएलटी के पास जाना होगा और एनसीएलटी को सही लगा उसके बाद ही वो बंद करेगी। पहले तो आपकी इच्छा, उसके बाद एनसीएलटी की अलग इच्छा,
फिर कंपनी बंद होगी और उसके बाद जो कंपनी का नाम है ना उसको खत्म कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसे स्ट्राइक ऑफ कहा जाता है, या उसको अलग लाइन में बोलेंगे स्ट्रक कर दिया जाता है, स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ओके। बाकी नंबर ऑफ मेंबर्स में कितना बोला गया है यहां पर? सर कंपनीज एक्ट में बोल के रखा है 50 मेंबर्स यहां पर मैक्सिमम हो सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है ना, पहले ऐसा 100 की लिमिट लोगों ने मान ली थी, बट द थिंग इज कि 50 की लिमिट यहां पर एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट ने बोल दी है। इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट कहता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। वही अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। मुझे एक बात बताना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? सर ऑब्वियस सी बात है, ये पब्लिक कंपनी है। जिसके शेयर्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है वो पब्लिक कंपनी है। क्या कहा मैंने? बोलो। जिसके शेयर्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है वो पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड कंपनी बनती है। जैसे देखो, मान लो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 1000 कंपनीज है। 1000 कंपनीज में से 700 कंपनी पब्लिक है, 300 कंपनी प्राइवेट है। ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 700 कंपनी के अंदर कुछ लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मिल जाते हैं, एनएससी बीएससी के ऊपर आपको मिल जाते हैं। जनरली जो हम लोग ज़ेरोधा से परचेस करते हैं शेयर्स, वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं बच्चों, और लिस्टेड कंपनीज बाय डिफॉल्ट पब्लिक कंपनी। कुछ कंपनीज अनलिस्टेड भी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये अपने आप में एक कंपनी है, इसके शेयर्स अभी अनलिस्टेड है। तो यहां पर मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडिएटरी दलाल लोग होते हैं जिनके थ्रू आप इनके शेयर्स को खरीद सकते हैं, जिनके थ्रू आप इनके शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सर इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये मिलता है सस्ते भाव में, और जब कंपनी लिस्ट होंगी तो बिकेगा आड़े टेढ़े भाव में। इसका मतलब बहुत अच्छा फायदे का चांस यहां पर बन सकता है। समझ में आया क्या? देखो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप ले सकते हो, प्राइवेट कंपनी के तो शेयर्स लेने पर ही रिस्ट्रिक्शन है आउटसाइडर को। ये तो मिलेंगे ही नहीं, ये मिलेंगे पर ढूंढना पड़ेगा, और ये मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तीनों का डिफरेंस समझा क्या? ये मार्केट में खुले से अवेलेबल है, ये मिल जाएंगे पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और ये तो मिलेंगे ही नहीं आपको। अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन अल्टीमेट सीए लिमिटेड बन गया और अनलिस्टेड है। लिस्ट होने के पहले जो कैटेगरी अनलिस्टेड है हमारी, तो वो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, इधर उधर जुगाड़ करोगे, मिल जाएगा। और लिस्ट होने के बाद तो फ्रीली मिलता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट पढ़ो। चलो दोस्तों, हाँ सर, प्राइवेट कंपनी दोनों एक साथ हो सकता है, मतलब मैं समझा नहीं मुझे। सर लिमिटेड का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ लिमिटेड होता है। अनलिस्टेड का मतलब होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। जैसे एनएससी बोला ना मैंने, एनएससी जैसे अपना जोमेटो भी था, जो था पहले, वो अनलिस्टेड शेयर था, पब्लिक कंपनी थी बट अनलिस्टेड कंपनी थी। उसने अपने शेयर्स को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पब्लिक अवेलेबल में, डोमेन में, मार्केट में नहीं डाला, ऐसा। ठीक है, चलिए सर। अनलिस्टेड का जैसे बहुत सारे दलाल लोग होते हैं, जैसे सेंट्रिसिटी करके एक कंपनी है, वो आपको शेयर्स को दिलवाती है ना। मैंने बीच में सेंट्रिसिटी के थ्रू एनएससी के शेयर्स लिया था, है ना। तो ऐसे केस के तरह से अलग अलग होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप शेयर्स को ले सकते हो। आपको बस कॉन्टैक्ट्स का जुगाड़ करना पड़ता है ना, कॉन्टैक्ट्स आपको जमाना पड़ता है, आपको मिलते हैं शेयर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है करके। ठीक है, डन इट, ओके। आ जाओ अगला, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो देखो सर, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म कब तक एग्जिस्ट करती है बच्चों? जब तक कोई पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी ना हो जाए पार्टनर की, जिसके कारण फॉर्म क्या होता है बच्चों, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब होता है फॉर्म टेम्परेरी बंद हो जाता है। जैसे देख, अगर 4 पार्टनर्स है, मान लो ABCD, और यहां पर D की डेथ हो गई, तो इस केस में ऐसा नहीं है कि ABC बाद में कंटिन्यू नहीं कर सकते, पार्टनरशिप को कर सकते हैं, पर उनको यहां पर पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा पुरानी पार्टनरशिप, और फिर उसके बाद नई पार्टनरशिप बनाकर इसको कंटिन्यू करना होगा। मतलब इनका कहना है कि पार्टनरशिप के अंदर ना डिसोल्यूशन जनरली किसी भी पार्टनर के डेथ से, डेथ मतलब मर गया, रिटायरमेंट मतलब उसको मजे करना है, 60 साल का हो गया, अब रिटायर होना है भाई, अब काम नहीं करना मेरे को। और आखिरी में आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवाला निकल जाना। जैसे कि जब किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट और वो व्यक्ति इज अनेबल टू पे ड्यूज, तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है।
जैसे अनिल अंबानी के केस में उसकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके पास असेट्स बहुत कम थे कंपनी में। रिलायंस टेलीकॉम की बात कर रहा हूं मैं, अनिल अंबानी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। तो रिलायंस टेलीकॉम में असेट्स बहुत लिमिटेड थे और कंपनी की लाइबिलिटी बहुत आड़ी टेढ़ी बढ़ गई थी, तो उस केस के अंदर वो कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से जैसे कंपनी का लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी के बाद लिक्विडेशन होता है, इंसानों का इंसॉल्वेंसी होता है। इंसॉल्वेंसी मतलब भैया अब ये व्यक्ति ड्यूज को पे नहीं कर सकता, जैसे इसके पास 1 लाख है और उसको पे करना है 50 लाख रुपए, और इसका अब अनेबल मतलब वो कोई चांस ही नहीं है कि उसके पास कोई असेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। मतलब अब ये जो 1 लाख है ये प्रपोर्शनेटली 50 लाख जिनके ड्यूज है उनमें बटेगा, और जितना मिला उतना मिला, बाकी भूल जाओ पैसा, बाकी भूल जाओ पैसा। पर इंसॉल्वेंसी बहुत हाई एंड चीज होती है और इतनी बदनामी और क्या क्या नहीं हो जाता भाई, आप सोच नहीं सकते। तो इंसॉल्वेंसी जो चीज है उतने आसानी से पहली बात होती नहीं है, और अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर भी करना है तो कोर्ट ऑफ लॉ करता है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता मैं इंसॉल्वेंट हूं, ऐसा नहीं बोल सकता भाई। जब तक कोर्ट नहीं बोलता ये इंसॉल्वेंट है तब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं होता। और इंसॉल्वेंट पर्सन से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो डिबार्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से। दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्सन, है ना ऐसा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। मेंबर्स जिए, मेंबर्स मरे, मेंबर्स कुछ भी हो जाए बच्चों, कंपनी चलते रहती है। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। जैसे लेट श्री रतन टाटा जी नहीं रहे बट टाटा आज भी चल रही है क्या, उनकी लेगेसी चल रही है क्या, बिल्कुल चल रही है। जैसे धीरूभाई अंबानी जी जिन्होंने रिलायंस को बनाया वो आज नहीं है, पर फिर भी रिलायंस क्या चल रहा है क्या, हाँ सर रिलायंस चल रहा है। समझ में आ रहा है बातें। इसे ही बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स के आने जाने से, डायरेक्टर्स के आने जाने से। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है जो चलती रहेंगी जब तक उसको कोर्ट बंद ना कर दे, तब तक कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन। इस वर्ड को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मीनिंग है मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। क्या होता है बोलो बच्चों, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अब एक बार मैं चाहता हूं आप ये सारे पॉइंट्स को फटाफट गो थ्रू कर लो, एंड देन फिर उसके बाद मैं अगले डिफरेंस के ऊपर चलूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। सर अनलिस्टेड कंपनी शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होती है। सर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी का मतलब होता है आपने अगर एक्सप्रेसली कुछ और डिसाइड किया है तो उसको मानना, अदरवाइज हमने जो बोला है उसको मानना। सर एक पर्सन जो प्राइवेट कंपनी में वर्क करते हैं क्या वो भी उस कंपनी के शेयर ले सकते हैं? ले सकते हैं। सर इज इट परमिसिबल फॉर HUF बिजनेस टू एडमिट अ पार्टनर हु इज नॉट? नहीं, इट इज नॉट परमिसिबल। सर एक मंथ में फुल फाउंडेशन कवर करना पॉसिबल है? मुश्किल है। हाँ, इसके अलावा और बस यही डाउट थे आपके। चलो चलो डन डन, आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आपकी सभी लोगों की इतनी बातें क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू फिर एक बार फटाफट पढ़ के पूरा डन लिख दो, जल्दी से डन लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब अपोजिट, ऐसा। जैसे देखो लॉ क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉर्मली इक्वल रहेंगे, पर अगर आपने और मैंने डिसाइड किया कि 60-40 करेंगे, 60-40 करेंगे, तो उस केस के अंदर दोस्तों मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं, 60-40 करेंगे, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, हम 60-40 को फॉलो करेंगे। तो दिस इज कॉन्ट्ररी, गॉट इट? ओके चलो। शुभम मेरे एंड से मैं जून एंड तक सोचा कि जून एंड तक कोशिश करूंगा मैं लॉ का नहीं कुछ हो तो मैक्सिमम यहां पर हाँ जून एंड तक आपका जाएगा। हाँ यस, चलिए। 1% कंपनी भी होती है कंपनीज एक्ट में आएगा आपको 1% कंपनी। कौन सा फिफ्थ पॉइंट में? 1 2 3 4 5 ये वाला बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये अरे एक बार खुद से ही पढ़ लेते तो समझ में आ जाता बेटा। जो कंपनी है ना उनको मेंबर्स से, कंपनी मेंबर्स को एक तो डिविडेंड के फॉर्म में पैसा दे सकती है, या एक बायबैक करके कॉन्सेप्ट होता है। आई डोंट नो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है 11वीं 12वीं, आई थिंक सो अकाउंट्स में आता है बायबैक का कॉन्सेप्ट, जहां पर कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेस करती है और पैसा दे देती है लोगों को जिनके पास शेयर्स है, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल का ही मतलब होता है बायबैक। क्या होता है बोलो? बायबैक।
तो दो ही तरीके से मेंबर्स को पैसा मिलता है, एक तो डिविडेंड और दूसरा है बायबैक, ऐसा, ठीक है। यस सर, लॉ में लिखना पड़ता है या मन से भी लिख सकते हैं? मन से लिख सकते हो, बस मार्क्स नहीं मिलते उसके अंदर। मन से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें नंबर नहीं देंगे। आईसीआई आपको आईसीआई बोलेंगे अगली बार लॉ की लैंग्वेज लिखना, फिर पास करूंगी मैं, बाकी लिख सकते हो मन से, ठीक है। यस ओके सर, इन पार्टनरशिप इफ पार्टनर होल्ड्स हायर ओनरशिप शेयर डू ये possess ग्रेटर डिसीजन? नो 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 एज सच। अगला, चलो सर, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? आपको करना ही नहीं है, मैं कराऊंगा आपको। जब मैं कराऊंगा आपको तब आप करना, अभी आपको कुछ करना ही नहीं है खुद से, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? आप बिंदास, जितना मैं बोलूं उतना करो। अगर मैं बोलूं रिवाइज करना है रिवाइज करो, अगर मैंने आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया है होमवर्क क्वेश्चन करो। बाकी तो यार आपको देखो, जिन लोगों का कंपनीज एक्ट हुआ है उनसे एक बार मैं चाहता हूं बेटा, जिन लोगों का कंपनीज एक्ट हुआ है प्लीज आप चैट के अंदर बता दो यहाँ पर, है ना, कि क्या हमने राइटिंग प्रैक्टिस किया है, क्या उसके बाद आपको समझ में आया कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। तो एटलीस्ट जो बच्चे अभी नए नए आए हैं, कॉले कॉले बच्चे जिन्हें मैं कहता हूँ, उनको थोड़ा सा ये लगे कि कराते तो है सर करके, प्लीज एक बार बता दो यार, है ना। चलो सर, लॉ पूरे रट्टा मारना पड़ जाएंगी क्या? देखो, रट्टा इज अ वेरी बैड टर्म। मुझे ऐसा एक चीज लगती है कि अगर आप कोई चीज को समझते हो और उसको आप बार बार रिवाइज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिटेन हो जाएंगी। रट्टे में क्या होता है कि मैं अगर बिना समझे उसको सिर्फ घोटते रहूंगा ना, तो मुझे टेम्पररी तो याद हो जाएगा, पर पेपर में क्या होगा कि मुझे एक शब्द भी याद नहीं आया ना, गई भैंस पानी में। वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ के बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए, अलग एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, चलो क्या मैं आगे बढ़ू अभी? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, है ना। आइए, अच्छा मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, है ना, एक ऐप की झलक बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद आपके ऐप के ऊपर क्लासेस होंगे, है ना। तो आपको बता दूं मैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका ऐप में रहने वाली ये चीज है, उसको बता देता हूं मैं आप सभी लोगों को। ध्यान देना, अच्छे से सुनना मेरी बातों को बस, ठीक है। तो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा दूर, हाँ, ये आपका अल्टीमेट सीए 2.0 वाला ऐप रहने वाला है, ठीक है। ओके, अब इस ऐप के अंदर जो लाइव क्लासेस होंगी वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। जैसे कोई भी लाइव क्लास चल रही होंगी तो वो यहाँ पर नजर आएंगे, अभी तो अपनी चल नहीं रही है। दूसरा, जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे वो अगर आप देखोगे तो ऐसा एक फोल्डर मिलेगा आपको, सीए फाउंडेशन लॉ बैच का। इस पे क्लिक करना, कोर्स कंटेंट पे क्लिक करना, तो देखो यार टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है, जो भी पेड बच्चे हैं वो पेड बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे। लेक्चर ट्रैकर की लिंक है, ये देखो लेक्चर ट्रैकर जो मैं आपको देता हूं उसकी लिंक है। फिर इसके अलावा लेक्चर्स है, लेक्चर्स में आप जाओगे तो देखो कंपनीज एक्ट के ये पूरे लेक्चर्स अपडेटेड है सीरीज वाइज, L1 L2 L3 L4। पार्टनरशिप के इस तरीके से लेक्चर्स अपलोडेड है। कल अपना लेक्चर 1 हुआ, ये वो अपलोड हो गया, आज L2 आपका अपलोड हो जाएगा इसके ऊपर। फिर ये ई बुक है, कभी कभार क्या होता है हम तो हार्ड कॉपी भिजवाते हैं, अभी आप बाहर हो, आपके पास किताबें नहीं, आपको कुछ रिवाइज करना है, तो ये हार्ड कॉपी पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पर, आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नीचे नोट्स है, तो जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। हालांकि लेक्चर ट्रैकर की लिंक दिया है तो वहां से भी आप देख सकते हो। अब आखिर में देखो बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है टेस्ट। अब जैसे एक होगा टेस्ट फोल्डर हमारा सेल्फ इवैल्यूएटेड, जो आप खुद टेस्ट दोगे और खुद उसको चेक करोगे, और दूसरा होगा इवैल्यूएटेड टेस्ट, जहां हम टेस्ट देंगे, हम मतलब टेस्ट तो दोनों इसमें हम ही देने वाले, पर आप लिखकर हमें वापस भेज के हमारी टीम आपको चेक करके देगी। अब सेल्फ इवैल्यूएटेड में जाओगे तो नीचे आपको कंपनीज एक्ट देखेंगे, तो देखो ये कंपनीज एक्ट की टेस्ट है, ये उसके आंसर्स है और ये उसका डिस्कशन वीडियो है। क्या कहा मैंने, बोलो, ये उसका डिस्कशन वीडियो है। अब समझ में आ रहा है कि आपको बात है, इस तरीके से मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा आपको कि कहां पर आपको नंबर देना है, कहां पर नहीं देना है, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखो आप जब लेक्चर्स में जाएंगे और कंपनीज एक्ट में देखूंगा ना, देखो आखिरी के L11 L12 और L13 जो है ना, ये देखो आगे आखिरी में क्या लिखा है, Q&A। Q&A का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स, यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस में जितनी भी है वो पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कराते हुए चलता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो सारी क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं इसमें। इसके अलावा देखो यहाँ पर अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप अलग प्लेयर्स है, कभी कभार नेट आपका कमजोर हो तो प्लेयर 2 प्लेयर 1 पे रन कर सकते हो। फिर प्लेबैक स्पीड है, डेटा सेवर वाला ऑप्शन होता है इसके अंदर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हमने देके रखा है। अब एक और लेटेस्ट में एक फीचर जो अभी हमने ऐड
किया ऐप के ऊपर वो ये है कि अब ड्यूरिंग द लाइव क्लास आप और मैं हम लोग कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब हमारी क्लास होंगी अभी कुछ दिन बाद ऐप पर, 4-5 दिन बाद, तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कॉल का फीचर है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैं कॉल कर सकता हूं और इंडिविजुअल व्यक्ति को बोल सकता हूं चल कॉल उठा और मेरे को बात कर। समझ में आया क्या आपको बात है? ऐसा, ठीक है ना। पहले एक्चुअली इंटेंशन था वीडियो कॉल का, पर उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि वीडियो कॉल बच्चा भाई सुबह की क्लास में कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, समझ नहीं है, तो भाई मतलब वो उठाएगा नहीं। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, कॉल का ही फीचर रखते हैं। तो कॉल के फीचर में क्या होता है कि उसमें मैं बोल सकता हूँ कि चलो फोन उठाओ करके। तो ऐसा ये वाला फीचर भी अभी अभी नया नया फीचर है, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही रोल आउट हुआ है, ठीक है ना। तो अपडेट कर लेना एक बार आप ऐप को, अगर अपडेटेड नहीं होगा तो उसमें आपको कॉल का फीचर लाइव क्लास के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। यस, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? सर ये टेबल पे हथौड़ा क्यों पड़ा है? ये बेटा लॉ का हथौड़ा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं जज हूं ना बेटा, मैं जजमेंट्स देता हूं अलग अलग क्लास के अंदर, तो उस केस में इसलिए हथौड़ा पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। आइए चलो दोस्तों, सारे के सारे लोग आ जाओ एकदम बढ़िया से। क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? क्या आपको सभी बातें क्लियर है अभी तक का, है ना। मैं बाकी जब मैं एक दिन पहले जाऊंगा ऐप के ऊपर लाइव, उससे पहले एक और बार आपको बता दूंगा कि कैसा कैसा रहने वाला है, ताकि मन में कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। आओ अगला देखते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस पढ़ाने जा रहा हूं। डिफरेंस का नाम क्या है? देखो, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। सर क्लब का मतलब वही क्या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट? नहीं बेटा, वो क्लब के बारे में बात नहीं हो रही है यहां पर। क्लब मतलब एक ऐसी एंटिटी के बारे में बात हो रही है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी है। जैसे जनरली आपने अक्सर देखा होगा अपने आजू बाजू ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो जिम की मेंबरशिप होती है उनकी, जो बहुत ही सस्ती होती है, 100, 150, 200 रुपए में संस्थाएं वगैरह होती है जो वहां पर जिम वगैरह को चला रही है, बराबर है। वहां पर कोई ऐसा एकदम फैंसी इंस्ट्रक्टर या कुछ एकदम खतरनाक वाले ये चीजें नहीं होती। बट द थिंग इज की मंडली, बिल्कुल सही बोला। बट द थिंग इज व्हाट, कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, कम पर्पस के, मतलब पैसा नहीं कमाना है हमको, अच्छे पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कुछ चीजें लोगों के लिए लाते हैं। किसके लिए लाते हैं बोलो जल्दी से? कुछ चीजें लोगों के लिए लाते हैं। तो अब जैसे जिम हो गया तो उसकी मेंबरशिप होती है। क्या होती है बोलो? उसकी मेंबरशिप होती है। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, एवरी वीक या एवरी मंथ मिलके वो भजन वगैरह करते हैं, तो वो भी एक क्लब्स होते हैं, भजन क्लब्स बोलते हैं उनको। अगेन दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट। 100, 150, 200 रुपए की कुछ मेंबरशिप होती है उनकी, वो भी इसलिए कि आप वहां पर गए तो आपको नाश्ता वगैरह दिया जाता है, कभी कुछ किताब वगैरह दी जाती है, तो उसका पैसा कट टू कट, कॉस्ट टू कॉस्ट। वहां पर इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप और क्लब के बीच का डिफरेंस। सर मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप क्या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए आती है, बिजनेस के लिए आती है? सर बिजनेस के लिए आती है, लेकिन क्लब ऐसा नहीं होता। क्लब के अंदर लोग एसोसिएट होते हैं, लोग साथ में आते हैं, जिन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है, जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट होता है कुछ बेनिफिशियल पर्पस, जैसे हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गया, रिक्रिएशन फॉर मेंबर्स, जिम फैसिलिटी हो गया, वो लाफ्टर क्लब वो वाला क्लब हो गया। ऐसे क्लब्स को ओपन करना बच्चों, जिससे लोगों की मेंटल हेल्थ सुधरे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सुधरे। ये इनका पर्पस होता है। किसका ये पर्पस होता है दोस्तों? किसका? क्लब का पर्पस होता है। किसका पर्पस होता है? जल्दी से बोलो। क्लब का पर्पस होता है। समझ में आ रहा है आपको बातें? ओके, अगला सर रिलेशनशिप। हाँ सर, सवाल बनता है यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है, यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आप तो हद से सिंगल हो, बट खैर यहाँ पर आते हैं सीए की बात करेंगे तो देखो, पार्टनरशिप के अंदर दोस्तों, पर्संस फॉर्मिंग पार्टनरशिप, इन्हें पार्टनर्स कहा जाता है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, तो ये रिलेशनशिप है। पर सर पर्सन जो क्लब को फॉर्म कराते हैं ना, उन्हें मेंबर्स बोला जाता है, और एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता। पहले ही बता दे, आप जिम नहीं आए तो भैया आप नहीं आए, उसमें मेरी गलती है क्या? नहीं सर मेरी गलती नहीं। मैं आपके भी आप में डिसीजन नहीं ले सकता, आप मेरे भी आप में डिसीजन नहीं ले सकते क्लब के अंदर। ओके, अगला इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। सर देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को कुछ हो जाए तो पार्टनर को दुख होता है। इसका मतलब मैं बोलता हूं पार्टनर का इंटरेस्ट है फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे अल्टीमेट सीए का सर्वर हैक हो गया तो मुझे दुख होगा कि मुझे मजा आएगा? सर आपको दुख होगा, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है। पर इनका कहना है कि एक जो मेंबर है ना, उसका क्लब की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मान लो फॉर एग्जांपल, जो क्लब है ना बच्चों, जिम, उन्होंने जिम रखा है। अब मैं यहाँ पर एकदम बढ़िया से डंबल वंबल उठा तो एकदम ऐसा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कोई नोवाइस, कोई नया नया पर्सन आया बच्चों, और वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो डोरी को खींच रहा है वहां पर, और वो इतने जम से खींच रहा है कि वो डोरी गप्पा से, है ना, गप्पा से निकल गई। अब जो जिम जाते होंगे उनको ये दुख पता होगा कि जब वो अगर डोरी टूटी तो वो जो हर्ट होंगी ना,
मतलब कुछ क्रेजी हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर अब ये जो जिम का इक्विपमेंट टूटा, इससे मुझे चोट पहुंची क्या? मैं कोई दूसरा मेंबर हूं, मुझे चोट पहुंची क्या? नहीं। लेकिन जो नया मेंबर है उसको चोट पहुंची है। बट द थिंग इज व्हाट कि क्लब की प्रॉपर्टी को कुछ होता है तो मेंबर का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, मेंबर को उससे कोई लेना देना नहीं होता, मैं ऐसा कह रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। ओके, अगला डिसोल्यूशन। सर ये तो आप कभी भी डिसॉल्व कर सकते हो, पार्टनर्स बदल गए, डेथ हो, रिटायरमेंट हो या कुछ भी हो तो पार्टनरशिप यहां पर क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा सर यहां पर चेंज इन मेंबरशिप ऑफ क्लब से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो मैं इस साल जिम की मेंबरशिप लगा लिया, अगले साल नहीं लगाया मैंने क्लब में, मैं नहीं अगले साल ज्वाइन किया क्लब में, तो क्लब क्या बोलेगा? अरे आईजी सर नहीं आ रहे, चलो बंद कर डालते खुद को। ऐसा नहीं होता है भाई, क्लब किसी मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? यस, आर यू एबल टू गेट इट? जो मैंने कहा अभी आप लोगों के साथ, क्या आपको इतनी चीजें क्लियर है क्या? FYI एडिट्स, ऐसा जरूरी नहीं है आप 15 दिन में एक आध बार भी रिवाइज करोगे तो भी चल जाएगा बेटा, ठीक है। रोज क्यों करोगे आप? मैं रोज आपको वही रिवाइज करना है जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सभी लोग यहाँ पर लिख के रख दो सी कैटेगरी। ये होता है दोस्तों ए कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब होता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछने के बहुत चांसेस है एग्जाम में, वो ए कैटेगरी, ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को बी कैटेगरी के अंदर आया आया नहीं आया करके, है ना। एलिमेंट्स को भी बी कैटेगरी के अंदर डाल दो, ये भी आया आया नहीं आया एक जैसा ही है, ऐसा बहुत पूछते नहीं है। पर ये वाला जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। एचयूएफ और पार्टनरशिप का जो डिफरेंस है दोस्तों, ये भी हम लोग डालेंगे सी कैटेगरी के अंदर। पूछते नहीं है, बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछने के लिए, और आया भी तो हम कभी भी पेल के आ सकते हैं, इतना इजी टॉपिक है ये, ठीक है। ऐसा तो मैं आपको पूरी जितने भी एबीसी कैटेगरीज देते हुए चलूंगा, आप उसको मार्क कर लेना मेरे साथ। कहीं मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, सर एक बार इसकी कैटेगरी बता दो करके क्वेश्चन की, ठीक है ना। यस, चलो, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो, क्विकली क्विकली बोलो, अभी के अभी बोलो। पहला पॉइंट हो चुका है, मतलब हमारा एक आज का क्लास तो अपना पक्के से समाप्त हो ही चुका है अभी। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? सर फर्स्ट टेस्ट कब कंडक्ट हो गए ना बेटा? टेस्ट तो फर्स्ट टेस्ट हो गए, अब सेकंड टेस्ट होंगे पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप एक्ट खत्म होने के बाद, ठीक है ना। आप रोज पढ़ते रहना। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, ये जितने भी टेस्ट वेस्ट वाले ये जो डाउट पूछ रहे हैं ना जनरली, इन्होंने कल का इंट्रोडक्शन सेशन नहीं देखा भाई, जो मैंने आपको बोला था देखने के लिए। आप एक बार इंट्रोडक्शन सेशन देखो यार, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया, मैं टेस्ट कैसे कंडक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ। ऐसे मत करो यार, दुख होता है मेरे को, है ना। चलो, हाँ चलो, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? नहीं, अभी एज ऑफ नाउ शायद तक वो लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल नहीं है, आई थिंक सो, है ना। चलो सर, लॉ सिर्फ की पॉइंट्स लेके अपने मन से, हाँ हाँ नम्रता, ये आप कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको जब मैं लिखाऊंगा ना आंसर्स, तब मैं बताऊंगा आपको बेटा, अभी धैर्य रखो थोड़ा सा। अभी सिर्फ आपका काम है रिवाइज करो डेली डेली जो मैं बोल रहा हूँ। सर कॉन्ट्रैक्ट आप कब कराओगे? सबसे आखिरी में, जून के महीने में। सर कल से क्लास चलो हो तो फर्स्ट टेस्ट भी हो गया, मतलब फर्स्ट, आप इंट्रोडक्शन देखो, जाओ जल्दी से, चलो आओ। और बताओ, चलिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। वो सारे बच्चे दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं, ध्यान देना यहां पर, फोकस करना। स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख नहीं रही सर हमको, तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूं इसलिए नहीं दिख रही है आपको बेटा, है ना। एक मिनट, देखो वो सारे बच्चे, आपको क्या करना है बाबूजी, सुनो बाबूजी, आपको करना क्या है? देखो, आपको सबसे पहले आपको जाना है कहां पर? आपको जाना है बेटा सीए इंद्रेश गांधी चैनल पर, यहां पर लाइव सेक्शन में जाना। और लाइव सेक्शन में जाने के बाद आपको देखो ये देखो पहला ही वाला आपको नजर आ रहा है कि ये पहला वाला, ये देखो ये रेगुलर बैच, ये वाला है ना। ये वाला वीडियो आपको देख लेना है, सभी लोगों को देख लेना है इस चीज को, ठीक है ना। पक्का? चलो पक्का देख लेना। और राइट गाइस, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, होप सो आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, मजा आया हो। जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने लाइक नहीं किया, अटेम्प्ट की कसम आप लाइक करके जाओगे वीडियो को, ठीक है ना। जो रिकॉर्ड, तुम भी रिकॉर्डेड, तुमको भी अटेम्प्ट की कसम लगती है, ध्यान रखना। रिकॉर्डेड वाले वे मत सोचना हाँ बढ़िया आराम से पढ़ेंगे एक नंबर, कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते, मम्मी बिस्किट देना, बढ़िया बिस्किट खा रहे हैं वहां पर। नहीं भाई, रिकॉर्डेड वालों को भी सीरियसली देखना है ना। मस्त लेट के आराम से ऐसा देख रहे, बताओ बताओ, बोल बोल, तू बोलते जा, 2x पे भगा रहे मेरे को भाई, वैसा मत करना। आपको सीरियसली रह के एकदम बढ़िया से देखना है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको।
मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, जो जो चीजें बोलूं बस फॉलो करते हुए चलना, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। जरूर से मुझे बाद में कमेंट करके बताना है वीडियो खत्म होने के बाद कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जब इसके कमेंट सेक्शन ऑन हो जाते हैं तो जरूर से बाद में आके कमेंट करना। और स्पीड कैसी जा रही है, एक थोड़ा सा रिव्यू मिलता है तो फिर अच्छा लगता है, मजा आता है, फिर मेरे को भी पता होता है कि क्या इनकॉर्पोरेट क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं भी प्रिटी बहुत स्लो स्पीड में चल रहा हूँ, है ना, और सारी चीजों को कवर, बट स्टिल अगर आपके तरफ से भी मुझे पता चलेगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन।